फिर मैंने उस बड़ी सी सफेद रोबोट की तरफ देखा। मेरी आवाज एकदम शांत थी। मैं उसके डरावने एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं डरा। यंग अंकल, मैं गंदा नहीं हूँ। मैंने अंदर आने से पहले 3 बार हाथ धोए हैं और मैं उस हवा वाले कमरे एयर शॉवर से भी गुजरा हूँ। और उसके अलावा मैंने उस जूस रोबोट के मैकेनिकल आर्म के जॉइंट्स की तरफ इशारा किया। ये बड़ी सफेद मशीन ये बीमार है, ये बहुत थक गई है, इसीलिए ये अपना काम इतना धीरे धीरे कर रही है। स्मिथ 1 सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया और फिर ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। बीमार धीरे धीरे? बच्चे, ये पूरी दुनिया के दिमाग और मेहनत का नतीजा है। ये तुझसे 1 लाख गुना ज्यादा होशियार है। मैंने उसकी हंसी और मजाक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कसमसाते हुए ली ज़ेयान पापा की गोद से नीचे उतर आया। ली पापा, क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? ली ज़ेयान पापा ने 1 सेकंड के लिए सोचा। उन्हें याद आया कि मैंने कैसे वॉशिंग मशीन ठीक की थी और टैंक को ठीक करने वाला वो जादू किया था। भले ही ये एक बहुत महंगी और नाजुक मेडिकल मशीन थी और इसका डिजाइन उन चीजों से बिल्कुल अलग था, पर क्या पता, शायद मैं इसे ठीक कर दूं। ठीक है। ली ज़ेयान पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऑपरेटिंग टेबल के पास ले गए। पर सिर्फ देखना, कुछ छेड़खानी मत करना, ध्यान रखना कहीं हाथ न फंस जाए। मैंने अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उस भारी भरकम मैकेनिकल आर्म के 2 चक्कर लगाए। यहाँ तक कि अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर मैंने अपना कान उस मैकेनिकल आर्म के हाइड्रोलिक पंप बॉक्स पर लगाकर ध्यान से सुना। इस वक्त मशीन स्टैंड बाय मोड में थी, पर उसके अंदर का हाइड्रोलिक ऑयल अभी भी घूम रहा था, जिससे एक बहुत हल्की वड़ वड़ की आवाज आ रही थी। किसी आम इंसान के कानों के लिए ये सिर्फ एक शोर था, पर मेरे कानों के लिए ये उस मशीन की धड़कन, हार्ट बीट जैसी थी। मैंने अपना छोटा सा माथा सिकोड़ा, अपनी पॉकेट से वो छोटी सी इंच टेप मेजरिंग टेप निकाली जो मैं हमेशा साथ रखता हूँ, और उस मैकेनिकल आर्म के पीछे लगी उस मोटी काली हाइड्रोलिक पाइप की लंबाई नापी और फिर उस पाइप की लाइन को देखा जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए मशीन के अंदर गोल गोल स्पाइरल डिजाइन में घुमाई गई थी। बिल्कुल वही बात है। मैंने एक लंबी सांस ली और किसी पुराने एक्सपीरियंस इंजीनियर की तरह अपना सिर हिलाया। ली ज़ेयान पापा नीचे घुटनों पर बैठे और पूछा, क्या हुआ? चेन चेन ने क्या ढूंढा? मैंने उस काली पाइप की तरफ इशारा किया और पूरी सीरियसनेस के साथ बोला, ली पापा, ये पाइप बहुत ज्यादा लंबी है और सिर्फ अच्छी दिखने के लिए इसे पेट के अंदर कई बार गोल गोल घुमाया गया है, जिस वजह से ऑयल बाबू को आगे वाले हाथ तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तैयार करना पड़ता है। और ऊपर से ये पाइप बहुत पतली है। जब ऑयल इसमें दौड़ता है तो रगड़ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है, इसीलिए वो आगे वाला हाथ इतना धीरे रिएक्ट करता है। ली ज़ेयान पापा सुन रह गए। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लॉस। भले ही मेरी बातें किसी बच्चे की कहानी जैसी थीं, पर मेरा मेन लॉजिक एकदम साफ और सॉलिड था। हाइड्रोलिक पाइप का बहुत लंबा और बहुत ज्यादा घुमावदार होना प्रेशर आगे भेजते वक्त देरी की असली वजह था। डॉक्टर स्मिथ जोर जोर से हंसने लगा। वो इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो एकदम बकवास बात है। ली, तूने सुना ये क्या बोल रहा है? ये हमें फ्लूइड मैकेनिक्स सिखा रहा है। ये पाइप जर्मनी से मंगवाई गई टॉप क्वालिटी टेफ्लॉन पाइप है। ये गोल्ड डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि मैकेनिकल आर्म के हिलते वक्त पाइप पर खिंचाव न पड़े। ये सबसे बेस्ट और क्लासिक डिजाइन है। इससे डिले कैसे हो सकता है? बच्चे, जाकर अपने खिलौनों से खेल। ये साइंस का मंदिर है, बड़े लोगों की जगह है। मैंने अपना सिर घुमाया और उस हंस हंसकर पागल हो रहे स्मिथ की तरफ देखा। मेरे छोटे से चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि उस बेवकूफ इंसान के लिए सिर्फ दुख था। अंकल, आप बहुत जल्दी हंस रहे हो। मैंने अपनी पॉकेट से वो मल्टीपर्पज प्लायर पकड़ निकाली और बोला, अगर इस पाइप को काटकर आधी लंबाई का कर दिया जाए, उसे गोल गोल ना घुमाया जाए बल्कि सीधा कनेक्ट कर दिया जाए और उस कंट्रोल वॉल्व का प्रेशर बस 5 पास्कल और बढ़ा दिया जाए, तो इसकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। उसी वक्त स्मिथ चीखा, तू इसे हाथ लगाकर तो देख। ये मशीन $7 करोड़, $70 मिलियन की है। अगर तूने इसे काट कर खराब किया तो क्या तू हर्जाना भर पाएगा? तुझे बेचकर भी इसके पैसे पूरे नहीं होंगे। तभी ली ज़ेयान पापा सीधा खड़े हो गए। उन्होंने स्मिथ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जो किसी को पीछे हटने ना दे। स्मिथ, ये मशीन हॉस्पिटल ने इसके पूरे पैसे दे दिए हैं। अब ये मेरी है, और क्योंकि ये मेरी है तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं इसका कुछ भी करूं। एक पाइप काटने की बात तो छोड़ ही दे, अगर मैं इसे तोड़ फोड़ कर कचरा भी बना दूं तब भी वो मेरी मर्जी होगी। स्मिथ गुस्से से पागल हो गया। ली, तू वारंटी के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। ली ज़ेयान पापा ने उसे घंटा घास नहीं डाली और सीधा मुझसे बोले, चंचन, शुरू हो जाओ। लैब में खड़े बाकी सारे देसी एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। पागलपन है, डायरेक्टर ली पागल हो गए हैं। एक 4 साल के बच्चे को परमिशन दे रहे हैं $7 करोड़ की ऐसी महंगी और नाजुक मशीन को मॉडिफाई करने की, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर रोकने की, क्योंकि ली ज़ेयान पापा का ऑरा इस वक्त किसी खौफनाक शेर जैसा था। मैंने बिना 1 सेकंड की हिचकिचाहट के अपना काम शुरू किया। मशीनों के सामने
मैं ही इकलौता और असली बॉस हूँ। कचाक! वो पाइप जिसे स्मिथ सबसे बेस्ट और क्लासिक डिजाइन बोल रहा था, जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए गोल गोल घुमाई गई काली हाइड्रोलिक पाइप थी, मैंने उसे बिना किसी रहम के सीधा काट डाला। काला हाइड्रोलिक ऑयल बाहर बहने लगा और नीचे सफेद चमकदार फर्श पर गिरने लगा। अरे रे, वेस्ट हो गया। मैंने हल्के से बड़बड़ाते हुए एकदम तेजी से कनेक्टर्स का यूज करके उस पाइप की लाइन को वापस जोड़ दिया। इस बार मैंने उसे गोल गोल नहीं घुमाया, बल्कि सबसे छोटा और एकदम सीधा रास्ता चुना और उसे सीधा मैकेनिकल आर्म के ड्राइव पंप से जोड़ दिया। भले ही ये अब देखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन पाइप की लंबाई पूरे 2 मीटर कम हो गई थी। इसके तुरंत बाद मैं कुर्सी पर चढ़ा और कंट्रोल पैनल का पिछला ढक्कन खोला। अपने स्क्रू ड्राइवर से एक छोटे से ओवरफ्लो वाल्व को हल्के से आधा चक्कर घुमाया, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि ऑयल और तेजी से दौड़ सके। ये पूरा काम 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मैं कुर्सी से कूदा और अपने हाथों पर लगा ऑयल पोंछा। ठीक है पापा, अब वापस टेस्ट करके देखो। स्मिथ मेरी ये सारी हरकतें देख रहा था। वो गुस्से में थर थर कांप रहा था। उसका चेहरा लाल और गर्दन गुस्से से फूल गई थी। तुम लोग इतनी कीमती चीज की बर्बादी कर रहे हो। ये तो सीधा तबाही है। ये मशीन कचरा बन चुकी है। मैं तुम दोनों पर केस करूंगा। मैं इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में तुम्हारी शिकायत करूंगा। चुप रहो। ली ज़ियान पापा ने उसकी बातों को एकदम ठंडे अंदाज में काट दिया। वो वापस उस ऑपरेटिंग टेबल के पास गए, नए स्टेराइल ग्लव्स पहने, एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों को मेन कंट्रोल हैंडल्स पर रख दिया। स्क्रीन ऑन हुई। मैकेनिकल आर्म ने अपना सेल्फ चेक वापस शुरू किया। सिस्टम रेडी था। ली ज़ियान पापा ने सीधा ऑपरेशन शुरू नहीं किया, बल्कि पहले सिर्फ अपनी उंगली को हल्का सा हिलाकर टेस्ट किया। शुभ! स्क्रीन पर वो भारी भरकम मैकेनिकल आर्म लगभग उसी पल एकदम हल्का सा हिली। ली ज़ियान पापा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो फीलिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो कीचड़ में चलने जैसी चिपचिपी थकावट फील हो रही थी, वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी क्लियर और मक्खन फीलिंग आ गई थी जैसे वो उनके अपने ही हाथों से जुड़ी हो। ऐसा लग रहा था जैसे सर्जिकल नाइफ सीधा उनके हाथों का ही हिस्सा बन गई हो। ली ज़ियान पापा की भारी आवाज आई, नया अंगूर ग्रेप लाओ। असिस्टेंट ने कांपते हाथों से एक नया पर्पल अंगूर टेबल पर रख दिया। ली ज़ियान पापा ने सांस रोकी और पूरा फोकस किया। कंट्रोल हैंडल को हल्के से आगे धक्का दिया। मैकेनिकल आर्म के आगे लगा वो छोटा सा सर्जिकल कटर किसी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन अंगूर के छिलके को छूने से ठीक 1 माइक्रोन पहले एकदम सॉलिड तरीके से रुक गया। तेज, परफेक्ट और सॉलिड। अगला जो नजारा सबने देखा, उसने स्मिथ समेत सारे एक्सपर्ट्स की जिंदगी भर की नींद उड़ा दी। सबने स्क्रीन पर देखा कि वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर लंबा सर्जिकल कटर जैसे जिंदा हो गया था। उसने हल्के से एक कट लगाया। अंगूर के छिलके में एक छोटा सा छेद बन गया। फिर उसे एकदम सफाई से खींचा और पतली प्लास्टिक जैसा वो पर्पल छिलका पूरा का पूरा अलग हो गया। अंदर का अंगूर एकदम परफेक्ट और सलामत था। उसमें से जूस की एक बूंद तक नहीं निकली थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी स्पीड। पहले एक अंगूर छीलने में 2 मिनट लगते थे, पर इस बार सिर्फ 30 सेकंड्स लगे। साइड में खड़े वाइस प्रेसिडेंट जोर से चिल्ला पड़े, बाप रे, ये सिंक रेट, ये तो पूरा 100% हो गया है। ली ज़ियान पापा ने कंट्रोल हैंडल्स छोड़ दिए। वो उस परफेक्टली छीले हुए अंगूर को देख रहे थे और बहुत देर तक उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। बहुत अरसे बाद हर चीज को परफेक्टली कंट्रोल करने की वो पावर और खुशी उसने उनकी बॉडी के रोंगटे खड़े कर दिए थे और उन्हें सुकून दिया था। यही तो थी वो गॉड हैंड जिसका वो सपना देखते थे। वो मुड़े, अपने ग्लव्स उतारे और उस हैरानी से पत्थर बने खड़े डॉक्टर स्मिथ की तरफ देखा। तो लगता है तुम्हारा वो गुरूर वाला क्लासिक डिजाइन एक छोटे बच्चे की काटी हुई पाइप से हार गया। फैक्ट तो ये साबित हुआ है कि मेरे हाथ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि तुम्हारा डिजाइन ही फालतू और बकवास था। स्मिथ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे का सारा घमंड हवा में उड़ गया था। उसकी जगह एक ऐसी हैरानी आ गई थी जैसे उसकी पूरी दुनिया की साइंस गलत साबित हो गई हो। वो भागकर मशीन के पीछे गया, उस सीधी काटी हुई पाइपलाइन को घूरने लगा और फिर उसने टेस्टिंग डेटा चेक किया। डिले 0.001 मिलीसेकेंड, मतलब लगभग 0, नामुमकिन। स्मिथ अपने आप में बड़बड़ाने लगा, सिर्फ इस वजह से कि पाइप बहुत लंबी थी। फ्लूइड की रुकावट का इतना बड़ा असर हो सकता है। हमारे 100 से ज्यादा इंजीनियर्स ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं कुर्सी पर बैठा था और मैं बोला, क्योंकि आप लोग बस उस मशीन को सुंदर दिखाना चाहते थे। आप ये भूल गए कि इसका असली काम लोगों की जान बचाना है। मशीन भी इंसान जैसी होती है, सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए। अगर उसे ज्यादा गोल गोल घुमाया ना तो उसका दिल थक जाता है। बच्चे के मुंह से निकली हुई इस पूरी डीप और फिलॉसफी वाली बात ने सीधा स्मिथ के दिमाग के परखचे उड़ा दिए, जैसे कोई 10,000 पॉइंट्स का डैमेज हुआ हो। वो झटके से पीछे मुड़ा और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों की हैरानी अब एक पागलपन वाले जोश में बदल गई थी। ये कहां से कोई छोटा बच्चा लगता है? ये तो मैकेनिकल जीनियस है। ये तो भगवान का भेजा हुआ टॉप डिजाइनर है। स्मिथ दौड़कर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तूने ये कैसे सोचा? हमें तेरी जरूरत है। तू अमेरिका एम नेशन चल हमारे साथ। हमारी लेबोरेटरी
लेबोरेटरी आकर काम कर। तेरी सैलरी साल की $10 लाख, $1 मिलियन होगी। और फिर ली जियान पापा चलते हुए आगे आए। उन्होंने मुझे प्यार से अपनी गोद में उठाया और उस घमंडी स्मिथ की तरफ पूरे गुरूर के साथ देखा। माफ करना डॉक्टर स्मिथ, ये मेरा बेटा है, और सिर्फ इस हॉस्पिटल का नहीं, ये पूरे देश के फ्यूचर का चीफ टेक्निकल एडवाइजर है। चलो चेन, हम अपने ऑफिस चलकर खाना खाएंगे। ये बोलकर उन्होंने मुझे गोद में उठाए हुए लेबोरेटरी से बाहर निकल गए और एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उनके पीछे हमारे देश के सारे एक्सपर्ट्स की इज्जत भरी नजरें उनका पीछा कर रही थीं, और वहां बेचारा डॉक्टर स्मिथ खड़ा था, जिसका घमंड उस एक कटी हुई पाइप ने तोड़ दिया था। वो उस कटी पाइप को देखकर अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई और अपने दिमाग पर शक कर रहा था। ऑफिस में आकर ली जियान पापा आराम से सूप पी रहे थे और मुझे ठीक अपने सामने बैठकर मजे से पोर्क रिब्स खाते हुए देख रहे थे। पहले उन्हें हमेशा लगता था कि डॉक्टर होना एक बहुत अकेलापन वाला काम है, रोज रोज जिंदगी और मौत के फैसले करना। उन ठंडे और बेजान सर्जिकल टूल्स के बीच सिर्फ उनका और उनकी ऑपरेशन नाइफ स्कैल्पल का ही साथ होता था। लेकिन आज जब उन छोटे छोटे हाथों ने बिना एक सेकंड सोचे उस पाइप को काटा था, उन्हें अचानक से ये महसूस हुआ कि वो अब इस मैदान में अकेले लड़ने वाले योद्धा नहीं थे। ली जियान पापा ने अपनी चम्मच नीचे रखी। उन्होंने एक नर्म रुमाल निकाला और प्यार से मेरे होठों पर लगा हुआ ऑयल पूछा। चेन। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे गाल खाने से पूरे फुले हुए थे। ली जियान पापा ने धीमी आवाज में बोला, और उनकी आंखों में इतना प्यार था कि लग रहा था जैसे वो आंसू बनकर बह जाएगा। थैंक यू बेटा, आज तूने पापा के गोस्ट हैंड के नाम की इज्जत बचा ली, और उस अनजान मरीज की भी, जिसकी जान तूने आज बचा ली। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चपकाई और अपने मुंह का खाना निगला। पापा दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, और सबसे बेस्ट डॉक्टर को सबसे बेस्ट और तमीज वाली मशीन मिलनी चाहिए। अगर वो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी तो चेन उसे तब तक ठीक करेगा जब तक वो ठीक से बात न सुने। ली जियान पापा हंस पड़े। आगे से ली पापा के ऑपरेशन थिएटर में तू जब चाहे आ सकता है। चाहे तू उस बड़ी मशीन को खोलकर उसके पुर्जों से खिलौनों की तरह खेले, पापा सब संभाल लेंगे। मेरी आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में उस रोबोट का हाथ खोल सकता हूँ? मैं सच में देखना चाहता हूँ कि उसके जॉइंट्स कैसे घूमते हैं। ली जियान पापा का हाथ इतना जोर से कांपा कि उनका सूप टेबल पर गिरते गिरते बचा। वो उसको तब देखेंगे जब वो रिटायर्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे सामने सबसे जरूरी काम ये है कि हमें किसी तरह तेरे झांग अंकल की टांग लेग को ठीक करने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो परफेक्ट हो जाए। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी छाती पीटी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उसकी ड्राइंग पहले ही बना ली है। हम झांग अंकल की व्हीलचेयर में एक जेट थ्रस्टर रॉकेट इंजन लगा देंगे, फिर वो चलेंगे नहीं, सीधा हवा से बातें करेंगे। 2 दिन बाद एक छुट्टी का दिन आया। कोई काम नहीं था, कोई सीक्रेट मिशन नहीं था। 5 गॉड्स आराम से मिलकर बैठे थे और हमारी मस्त फैमिली टाइम चल रही थी। गार्डन में ये चिंगजो पापा कुछ मजदूरों को डायरेक्शंस दे रहे थे। वो कचरे के डंप यार्ड से MiG-21 फाइटर जेट का आगे का हिस्सा नोज/कॉकपिट खरीद कर लाए थे और उसे गार्डन में रखवा रहे थे। ड्राइंग रूम में मैं आराम से कारपेट पर बैठा था। मेरे हाथों में एक सोल्डरिंग आयरन था और मैं जियांग रियुक्सियो का इलेक्ट्रॉनिक पेट ठीक कर रहा था। लीटिंग मेरे पास लेटा था और आराम से अपनी पूंछ हिला रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट और शांत चल रहा था, लेकिन ये शांति बहुत जल्दी टूटने वाली थी। एक बहुत ही भारी और लगातार इंजन की घुर्राहट ने पूरे क्वार्टर की शांति को तोड़ दिया। ये कोई एक गाड़ी नहीं थी, ये एक पूरा काफिला कॉन्वॉय था। एकदम काले हरे रंग की मिलिट्री ऑफ रोड SUVs की लाइन लगी थी, जिन पर A0000 एक जैसी VIP और पावर वाली नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो काफिला बिल्डिंग नंबर 1 के गेट पर रुका नहीं। उन गाड़ियों ने आकर सीधा हमारा गेट ही ब्लॉक कर दिया। क्या चक्कर है? श्याओ युआन पापा जो चाय पी रहे थे, उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा। साउथ ईस्ट जोन के कमांडर होने के नाते वो इस स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक टॉप इमरजेंसी मिलिट्री सिचुएशन की निशानी थी। क्या कोई दुश्मन का हमला हुआ है? इससे पहले कि वो उठ पाते, धाम, गार्डन का गेट किसी ने बहुत जोर से धक्का देकर खोला। पूरी तैयारी के साथ और लोडेड गन्स लिए हुए गार्ड, इंटरनल गार्ड्स अंदर आए और दोनों साइड लाइन बनाकर खड़े हो गए और उन्होंने सेफ्टी लाइन लगा दी। उसकी ठीक पीछे एक सफेद बालों वाले, पुरानी और धुली हुई मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक बुजुर्ग अंदर आए, पर उनके कंधों पर 3 सुनहरी तारे, 3 गोल्डन स्टार्स चमक रहे थे। वो एकदम तेजी से अपने औकात दिखाते हुए अंदर आए। उनके पीछे 8-10 टेक्निकल मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जिन्होंने मोटे मोटे चश्मे पहने थे और हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा था। उन सब के चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन और जोश था, जैसे वो किसी भगवान की पूजा करने जा रहे हों। उस बुजुर्ग को देखते ही श्याओ युआन, ली हु और शैन यानजो पापा तीनों गोली की तरह अपनी जगह से उछले और एकदम स्ट्रेट सैल्यूट मारा। डायरेक्टर ली! आने वाले ये शख्स देश के जनरल आर्ममेंट डिपार्टमेंट के सबसे टॉप बॉस थे। देश के सारे वेपन्स की रिसर्च, डेवलपमेंट और बजट की पूरी ताकत इन्हीं के हाथों में थी। ली युनलोंग एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जो देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था। डायरेक्टर ली ने उनके सैल्यूट को घंटा इज्जत नहीं दी। उनकी बात जैसी तेज नजरों ने पूरे गार्डन का राउंड लगाया और फिर
किसी शेर की तरह गरज कर बोले, बकवास बंद करो सब। कहाँ है वो टॉप लेवल का टेक्निकल मास्टर जिसने उस स्नाइपर राइफल को मॉडिफाई किया, जिसने उस 001 टैंक को ठीक किया और जिसने उस बड़े से बगिंग डिवाइस लिसनिंग बग को एक बटन नूक में बदल दिया? कहाँ छुपा रखा है उस जीनियस को? शाओ युआन पापा का दिल एकदम धक से रह गया, भंडा फूट गया। अब ये राज छिपने वाला नहीं है। पका स्पेशल ब्रिगेड की उस स्नाइपर गन की रिपोर्ट और शैन यानजो के उस सिकेडा विंग 2.0 वाले बग की रिवर्स इंजीनियरिंग की रिपोर्ट इनके हाथ लग गई है। शाओ युआन पापा ने अनजान बनने की नाकाम कोशिश की और रास्ते के बीच में खड़े हो गए। ओल्ड बॉस, कौन सा मास्टर? मेरी इस बिल्डिंग नंबर 1 में तो सब अनपढ़ गवार भरे पड़े हैं, सिर्फ कुछ रिटायर्ड फौजी हैं और कुछ नल्ले लोग हैं। डायरेक्टर ली ने गुस्से में अपने ब्रीफकेस से एक मोटी सी फाइल निकाली और सीधा शाओ युआन पापा के मुंह पर मारी। चुप, तुम मुझे पागल समझते हो? ये देखो, ये लेहू की गन की मॉडिफिकेशन ड्राइंग है, ये 001 टैंक का टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है और ये शैन यानजो के उस सिकेडा विंग 2.0 की रिवर्स इंजीनियरिंग की ब्लूप्रिंट है। उन बुढ़े बॉस के हाथ गुस्से और जोश से कांप रहे थे। ये सारी टेक्नोलॉजीज, क्या इनमें से कोई एक भी ऐसी चीज है जिसमें पूर्व वेस्ट के देशों ने हमारा गला नहीं घोट रखा था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ सॉल्व हो गया और इतने परफेक्ट और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से सॉल्व किया गया कि किसी की औकात नहीं सोचने की। डायरेक्टर ली सीधा शाओ युआन पापा के पास आए और उनकी कॉलर पकड़ ली। गुस्से में उनके मुंह से थूक तक निकल रहा था। और तू बोल रहा है कि ये किसी गवार ने किया है? चुपचाप उस छुपे हुए गॉड लेवल मास्टर को बाहर बुलाओ। मैं उसे खुद सम्मान से आर्मामेंट डिपार्टमेंट का चीफ एडवाइजर बनाने के लिए लेने आया हूँ। देश को उसकी जरूरत है, पूरी फौज को उसकी जरूरत है। उनके पीछे खड़े उन टेक ऑफिसर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ कमांडर श्याओ, ऐसी टेक्निकल तूफानी चीज को हम इस क्वार्टर में छुपा कर नहीं रख सकते। ये हमारे देश का सबसे बड़ा खजाना है, भले ही वो कोई 80 साल के बुढ़े बाबा स्वीपिंग मॉन्क क्यों ना हो। हमें उन्हें मंदिर में भगवान की तरह बिठाना होगा। इस वक्त पांचों गॉड्स एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने अजीब हो चुके थे कि बता नहीं सकते। 80 साल का बुढ़ा बाबा, छुपा हुआ गॉड लेवल मास्टर। शाओ युआन पापा ने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। वो ओल्ड बॉस, इंसान तो यही मौजूद है, लेकिन क्या? डायरेक्टर ली ने बेचैनी से जमीन पर पैर मारा। क्या उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है? क्या उनकी डिमांड बहुत हाई है? कोई बात नहीं, मैं खुद उनके आगे हाथ जोड़ूंगा। क्या मेरा उनके पास 3 बार आकर उनके आगे झुकना काफी रहेगा? ठीक उसी वक्त ड्राइंग रूम के बड़े से शीशे वाले दरवाजे, फ्रेंच विंडोज के अंदर से एक बहुत ही प्यारी और नरम सी दूध पीती आवाज बाहर आई। झांग अंकल, जांग रोशवे का इलेक्ट्रॉनिक डॉक ठीक हो गया है, लेकिन उसकी पुरानी बैटरी बहुत बेकार थी, इसलिए मैंने उसमें एक एडवांस लिथियम बैटरी लगा दी है। डायरेक्टर ली 1 सेकंड के लिए सुन्न पड़ गए। ये कहां से किसी छोटे बच्चे की आवाज आई? शाओ युआन पापा ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि अब इन बुढ़े बाबा को गोलियां देकर चुप कराना नामुमकिन है। वो थोड़ा साइड में हटे और ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया। उस शीशे वाले दरवाजे के ठीक उस तरफ मैं मस्त कारपेट पर बैठा हुआ था, एक हाथ में अपना सोल्डरिंग आयरन पकड़े और मुंह में एक बड़ा सा लॉलीपॉप चबाते हुए अपने ही ध्यान में मस्त था। शाओ युआन पापा ने थोड़ी फंसी हुई आवाज में कहा, बॉस, आप जिस गॉड लेवल मास्टर को यहाँ इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं ना, वो उस रूम में बैठकर अभी एक रोबोटिक कुत्ते की बैटरी चेंज कर रहा है। डायरेक्टर ली का मुंह हैरानी से फर गया। उनके पीछे खड़े सारे टेक्निकल ऑफिसर्स को तो जैसे लकवा मार गया हो। यहाँ तक कि गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी स्ट्रिक्ट ड्यूटी भूल गए। सब लोग किसी पत्थर के स्टैच्यू की तरह अजीब तरीके से अपना सिर घुमाकर अंदर देखने लगे। वहां सिर्फ एक 4 साल का एकदम छोटा सा बच्चा एक छोटी सी ओवरऑल पैंट्स पहने बैठा था। डायरेक्टर ली को लगा जैसे अभी उनका बीपी फट जाएगा। तू ये क्या घटिया मजाक कर रहा है? शाओ युआन, ये देश की सबसे बड़ी पावर का मामला है और तू इसका जवाब एक दूध पीते बच्चे को दिखा कर दे रहा है। ये चिंगजो, पापा ने ठंडे दिमाग से साइड से बोला, मजाक है या सच ये तो आप खुद अभी टेस्ट करके देख लो ना। वैसे भी क्या आप लोग आज अपने साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम लेकर आए हो? दे दो उसको, खुद ठीक करके बता देगा। डायरेक्टर ली ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। उन्हें अभी भी इस बकवास पर भरोसा नहीं हो रहा था। चाहे उनकी जान ले लो, पर कोई उन्हें ये यकीन नहीं दिला सकता था। लेकिन शाओ युआन और उसके उन 4 खतरनाक भाइयों के चेहरे एकदम सीरियस थे। वो लोग वैसे भी बिना मतलब कोई नाटक करने वाले लोग नहीं थे। डायरेक्टर ली ने अचानक से अपना हाथ उठाया। ठीक है, टेस्ट कर ही लेते हैं। उनके इशारा करते ही उनके पीछे खड़ा सेक्रेटरी तेजी से आगे आया और उसके हाथ में एक भारी काले रंग का मेटल बॉक्स था। बॉक्स खुला, उसके अंदर एक बहुत ही गजब और कॉम्प्लेक्स डिजाइन का सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट था, जिस पर ढेर सारे फाइन गियर्स और लेंसेज लगे हुए थे। डायरेक्टर ली का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ये ड्रैगन आई रडार का जायरोस्कोप है। ये हमारे सबसे नए एंटी एयरक्राफ्ट रडार का दिल है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये हाई स्पीड पर घूमता है तो इसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से
रडार सुपरसोनिक स्पीड आने वाले टारगेट्स को लॉक नहीं कर पाता। हमारे टॉप एक्सपर्ट्स ने इस पर 3 महीने दिमाग खराब किया है। हर तरह का मटेरियल बदल कर देख लिया, दसियों बार नया डायनामिक बैलेंस सेट करके देख लिया, पर प्रॉब्लम वही की वही है। डायरेक्टर ली ने मुझे देखा जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉग के साथ मस्त खेल रहा था। उन्होंने नफरत वाली हल्की सी सांस निकाली। अगर ये वाकई में वो सुपर जीनियस है ना, तो इसे बताने दो कि इस महंगी मशीन में आखिर गलती कहाँ है। श्याओ युआन और बाकी पांचों पापा लोगों ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। वो लोग खुद भी ये देखना चाहते थे कि उनके इस कमाल के बेटे की दिमागी पावर की आखिर लिमिट कहाँ तक जाती है। श्याओ युआन पापा ने दरवाजा खोला और धीरे से आवाज दी, चेन चेन, एक बुढ़े दादाजी तुम्हारे लिए एक नया टॉय लेकर आए हैं, आकर देखोगे क्या? नया टॉय? ये 3 वर्ड सुनते ही मैंने अपने हाथ में पकड़ा वो रोबोटिक कुत्ता वहीं छोड़ दिया और टप टप करके जल्दी से उस टेबल तक भागकर आ गया। जब मेरी नजर उस चमचमाते और खूबसूरत जायरोस्कोप पर पड़ी, मेरी आंखें किसी बल्ब की तरह जल उठी। वाह, कितना सुंदर घूमने वाला बॉल है। मैंने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए, मैं उसे छूना चाहता था। उसी वक्त वहां खड़े टेक्निकल ऑफिसर ने डर कर मुझे रोकना चाहा। रुको, हाथ मत लगाना, ये लाखों रुपए की प्रिसीजन मशीन है, अगर खराब हो गई तो क्या होगा? डायरेक्टर ली ने गुस्से से उसे रोका। छूने दो उसे। मैंने अपने छोटे से हाथ उस रुकी हुई जायरोस्कोप की आउटर बॉडी पर रख दिए और फिर मैंने अपना सिर उठाया और डायरेक्टर ली की तरफ देखा। दादाजी, क्या आप इसे घुमा सकते हैं? जब तक ये घूमेगा नहीं, मुझे इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। डायरेक्टर ली ने सिर हिलाया और अपने असिस्टेंट को इशारा किया कि वो पावर चालू करे। व्रन, जायरोस्कोप ने घूमना शुरू किया। उसकी स्पीड एकदम फ्लैश की तरह 10,000 आरपीएम पर पहुंच गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना कान उस टेबल से चिपका लिया। मेरे दिमाग में हजारों पुर्जे पूरी स्पीड में घूमने लगे। हर एक गियर के टकराने की आवाज, हर एक बेरिंग की रगड़ने की आवाज, वो सब मिलकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा म्यूजिक बना रही थी। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। मिल गया। मैंने अपनी जेब से वही छोटू सा स्क्रू ड्राइवर निकाला और जांग दाजुन अंकल से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मांगा। दादाजी, इसे रोक दीजिए। मैंने उस जायरोस्कोप के नीचे वाले हिस्से में बने एक बहुत ही छुपे हुए कूलिंग होल की तरफ इशारा किया। इसके अंदर लोहे का एक बहुत बहुत छोटा सा कतरा फंसा हुआ है। वो शायद तब इसके अंदर रह गया था जब इसका कवर बनाया जा रहा था और वो उसके अंदर के एक छुपे हुए गैप में घुसा पड़ा है। डायरेक्टर ली ने अपना माथा से कोड़ा। लोहे का कचरा? नामुमकिन। इस मशीन को एक डस्ट फ्री फैक्ट्री में असेंबल किया गया था। इसके अंदर लोहे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ देखा। है अंदर। मैंने उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को उस कूलिंग होल के बिल्कुल किनारे पर लगाया और अपने स्क्रू ड्राइवर से जायरोस्कोप की आउटर बॉडी पर हल्के से टक किया। टिंग! एक बहुत ही पतली शीशे के टूटने जैसी हल्की सी आवाज आई। मैंने बहुत ही ध्यान से उस मैग्नेट को वहां से हटाया। उस मैग्नेट के ठीक बीचों बीच एक ऐसी मेटल की जलेबी जैसी पतली सी तार अटकी हुई थी जो किसी इंसान के बाल से भी आधी मोटाई की थी और सिर्फ आधा मिलीमीटर लंबी थी। यही था वो कचरा। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर ली के साथ आए उन टेक ऑफिसर्स के हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, उस ना दिखने वाले मेटल के कचरे को ध्यान से देखा और फिर पहले आई हुई उस वाइब्रेशन की रिपोर्ट से मैच किया। डायरेक्टर सर, साइंस की कैलकुलेशन के हिसाब से जब ये मशीन इतनी हाई स्पीड पर घूमती है तो इस छोटे से कचरे के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वेट बैलेंस खराब होता है वो ठीक हमारी वाइब्रेशन वाली रीडिंग से 100% मैच करता है। डायरेक्टर ली जोर से चिल्लाए, इसे एक बार फिर टेस्ट करो। कचरा निकालने के बाद जायरोस्कोप ने एक बार फिर से घूमना शुरू किया। 10,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम, 30,000 आरपीएम। मॉनिटर की स्क्रीन पर वो जो लाइन पहले ऊपर नीचे अर्थक्वेक की तरह नाच रही थी, अब वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन बन चुकी थी, बिल्कुल किसी पहाड़ जैसी स्टेबल। एक बुढ़ा एक्सपर्ट खुशी के मारे जमीन पर गिरने वाला हो गया। Oh my God! जिस प्रॉब्लम ने हमारा 3 महीने से खून पी रखा था, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था, वो सिर्फ इस कचरे के दाने की वजह से था। और सबसे बड़ी बात, उसको इस 4 साल के बच्चे ने सिर्फ अपने कानों से सुनकर पकड़ लिया। डायरेक्टर ली ने उस कचरे को देखा और फिर उस मासूम बच्चे को जो अब वापस उस रोबोटिक कुत्ते के साथ खेलने वाला था। उनकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें आग थी, एक पागलपन था और एक अजीब सा डर भी था। ये कहां से बच्चा लगता है? ये तो देश का सबसे बड़ा खजाना है। ये चलता फिरता इंसानी रडार है। ये तो भगवान का खुद इस देश की मिलिट्री को भेजा हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। डायरेक्टर ली अचानक से जोर जोर से आसमान की तरफ देखकर हंसने लगे। वो इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। कमाल है, बहुत बढ़िया। वो मेरी तरफ ऐसे भागे जैसे कोई डाकू खजाना लूटने जाता है। मेरे बच्चे, दादाजी के साथ चल। डायरेक्टर ली मेरे आगे घुटनों पर बैठ गए। उनका चेहरा खुशी से फूल गया था। हम आर्मामेंट डिपार्टमेंट चलेंगे दादाजी, वहां तेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी लैब बनवाएंगे। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। अगर तू मिसाइल भी खोलकर तोड़ना चाहेगा तो हम दे देंगे। हम मिलकर नए फाइटर प्लेन्स और बड़े शिप्स बनाएंगे। ओए सुनो सब, इस बच्चे का लग्जस पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना है। सीधा टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस चलेंगे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ मुझे छूने वाले थे,
5 लंबे और तगड़े आदमी किसी तूफान की तरह मेरे और उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन पांचों ने मिलकर एक लोहे की ऐसी दीवार बना ली जिसे तोड़ना नामुमकिन था। शाओ युआन पापा का चेहरा किसी पत्थर जैसा कठोर। वो सबसे आगे खड़े थे। बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। ली जियान, पापा ने अपना चश्मा ठीक किया। उनकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो अभी सिर्फ 4 साल का है। उसकी बॉडी की इम्यूनिटी अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है। वो उस पैक किए हुए सीक्रेट बेस की जेल में फिट नहीं हो पाएगा। लीहू पापा अपने हाथ की मुट्ठी भींच रहे थे। वो एक उस शेर की तरह लग रहे थे जो अपने बच्चे को बचा रहा हो। जिसने भी मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने की कोशिश की ना, पहले उसे मेरे इन मुकों से पूछना पड़ेगा कि वो तैयार हैं या नहीं। ये चिंगजो। पापा एकदम फेक स्माइल के साथ खड़े थे, लेकिन उनके एक हाथ में उनका फोन था। डायरेक्टर ली, क्या आप चाहते हैं कि मैं आर्मामेंट डिपार्टमेंट का आने वाले साल का सारा बजट ब्लॉक करवा दूं? शेन येंजो। पापा सबसे पीछे अंधेरे में खड़े थे। उनके हाथों में एक सर्जिकल नाइफ हवा में घूम रहा था। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन मेरा वादा रहा कि आर्मामेंट डिपार्टमेंट के सारे टॉप सीक्रेट्स कल सुबह तक इंटरनेट पर लीक हो जाएंगे। डायरेक्टर ली गुस्से से फटने वाले हो गए। उनकी मूछें हवा में उड़ने लगी। उन्होंने उंगली उठाकर इन 5 बागियों को घूरा। तुम सब गद्दारी कर रहे हो। ये मैं देश के लिए कर रहा हूँ। इसका ये दिमाग पूरे देश की प्रॉपर्टी है। अगर तुम इस दिमाग को यहाँ गांव में कचरे से खेलने दोगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। ये साफ बर्बादी है। शाओ युआन पापा 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनकी आवाज में एक अलग ही पावर और फौलादी जोर था। देश का होने से पहले वो खुद अपनी जिंदगी का मालिक है। वो अभी सिर्फ एक बच्चा है। उसे एक बचपन चाहिए। उसे अपने साथ खेलने वाले दोस्त चाहिए और उसे उसके बाप का प्यार चाहिए। मेरे बड़े भाई ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। क्या अब आप चाहते हैं कि उस शहीद का बेटा भी जिंदगी भर एक लैब की जेल में बंद कर एक मशीन की तरह काम करे? जैसे ही ये टिंग का नाम आया, डायरेक्टर ली का गुस्सा एकदम से आधा हो गया। उन्हें सच में याद था, वो उनका सबसे बेस्ट और फेवरेट जवान था और उसकी मौत उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द थी। पर इसका ये जीनियस दिमाग। डायरेक्टर ली की नजरें उन 5 ढाल बनकर खड़े मर्दों के बीच से मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में दुख भी था और मजबूरी भी। इस बच्चे के दिमाग के अंदर जो खजाना भरा है ना, वो हमारे देश के डिफेंस टेक को 20 साल आगे ले जा सकता है, बिना किसी ठोकर के। ठीक उसी वक्त मैंने उन पापा लोगों के पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। मैंने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। दादाजी, आप लोग मेरे पापा लोगों के साथ झगड़ा मत करो। मैं किसी भी उस बेसवाज में नहीं जाने वाला। वहां ना तो टेस्टी खाना होगा और ना ही मेरे साथ खेलने के लिए वह जांग रोशवे होगी। डायरेक्टर ली मुझे प्यार से मनाने ही वाले थे, पर मैंने उनकी बात काटे हुए आगे बोला, लेकिन अगर आपके पास ऐसे टॉयज हैं जो आपसे ठीक नहीं हो रहे तो आप उन्हें यहाँ भेज सकते हो ना। मैं यहाँ घर पर आराम से उन्हें ठीक कर दूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अभी उस घूमने वाले बॉल के साथ किया था। मेरी इस एक सीधी सी बात ने डायरेक्टर ली का मुंह बंद कर दिया और शाओ युआन समेत सारे पापा लोगों की आंखों में उम्मीद जला दी। ये चिंगजो। पापा ने मौके पर चौका मारा। डायरेक्टर ली, आइए एक डील करते हैं। चंचन आपके डिपार्टमेंट में जॉब करने नहीं आएगा। वो यहीं अपनी बिल्डिंग नंबर 1 में ही रहेगा। वो आराम से अपना नॉर्मल किंडरगार्टन जाएगा, लेकिन आप उसे अपना स्पेशल VIP टेक्निकल एडवाइजर मान सकते हैं। जब भी आपके पास कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आए जो देश का कोई इंजीनियर सॉल्व ना कर सके, आप वो मशीन यहाँ भेजें या उसकी ड्राइंग्स यहाँ भेज दें। चंचन उसे आराम से सॉल्व कर देगा और इसके बदले में गवर्नमेंट को चंचन के लिए सबसे टॉप लेवल आखिरी ग्रेड की सिक्योरिटी देनी होगी और उसे कुछ स्पेशल VIP पावर्स देनी होंगी। डायरेक्टर ली बहुत देर तक चुपचाप सोचते रहे। उन्होंने इन 5 शेरों को देखा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था और फिर मेरी तरफ देखा। वो जानते थे कि जबरदस्ती मुझे वहां ले जाना नामुमकिन था और शाओ युआन पापा की वो बात भी सच थी कि बच्चे को वक्त से पहले पकाकर कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्टर ली ने हार मानते हुए अपने दांत पीसे। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसके बाद डायरेक्टर ली ने अपने ब्रीफ केस से एक लाल रंग का कार्ड निकाला। वहीं खड़े खड़े उन्होंने अपनी फाउंटेन पेन निकाली और शिर शिर करके उस पर कुछ लाइंस लिखी। फिर पूरी इज्जत और पावर के साथ उस पर देश का सबसे बड़ा और पावरफुल स्टैंप ठप्पा सील मार दिया। डायरेक्टर ली नीचे घुटनों पर बैठे और अपने दोनों हाथों से वो कार्ड मुझे पकड़ाया। उनका चेहरा एकदम सीरियस और इज्जत से भरा था। छोटे कॉमरेड, ये चेन मैं आपको देश के जनरल आर्मेंट डिपार्टमेंट का चीफ टेक्निकल एडवाइजर, मुख्य सलाहकार बनाता हूँ। आपको एक मेजर आर्मी रैंक के बराबर की सुविधाएं मिलेंगी और ये पोस्ट लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए होगी। और हाँ, डायरेक्टर ली ने अपना सिर घुमाकर शाओ युआन और बाकी पापा लोगों की तरफ देखा। इस बच्चे की जान सबसे कीमती है, इसलिए आर्मेंट डिपार्टमेंट अपनी एक खास शैडो गार्ड टीम भेजेगी जो 24 घंटे चुपचाप इस बिल्डिंग नंबर 1 की हिफाजत करेगी। लेकिन एक शर्त है, हर महीने इसे कम से कम एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी होगी। ये
ये मेरी आखिरी लाइन है। श्याओ युआन और बाकी सब ने राहत की एक लंबी सांस ली। डील पक्की? उनका बेटा भी उनके पास रह गया और ऊपर से बेटे को इतना बड़ा आसमान छूने वाला सेफ्टी कवर शील्ड भी मिल गया। मेजर के बराबर की इज्जत वाला एडवाइजर। पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं था जिसके पास ऐसी पावर हो। मैंने वो लाल रंग का कार्ड उनके हाथों से ले लिया। मैंने उसे खोलकर इधर उधर से देखा। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या लिखा है, लेकिन लग रहा था कि ये कोई बहुत मस्त चीज है। थैंक यू दादाजी, मैंने एकदम अच्छे बच्चे की तरह उन्हें थैंक्स बोला। फिर मैंने थोड़ा सोचा, दादाजी ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं भी दादाजी को एक गिफ्ट दूंगा। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। वो बेकार फेंकी हुई पतली तारों वायर से बना हुआ एक छोटा सा पिंजरा था जिसके अंदर एक मैकेनिकल झींगुर क्रिकेट/इंसेक्ट बंद था। जैसे ही मैंने उसका स्विच दबाया, वो झींगुर अपने पंख फड़फड़ाने लगा और बिल्कुल असली कीड़े जैसी एकदम मीठी चिर्प चिर्प की आवाज निकालने लगा। ये मैंने कल बोर होकर ऐसे ही बना लिया था, ये दादाजी के लिए। इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसे सुनकर आपको रात को अच्छी नींद आएगी। डायरेक्टर ली ने उस चमत्कारी मैकेनिकल झींगुर को ऐसे पकड़ा जैसे उन्हें कोहिनूर हीरा मिल गया हो। वाह, क्या सफाई से बनाया है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये तो सच में एक आर्ट पीस है। वो बुढ़े जनरल किसी बच्चे की तरह खुशी से हंसने लगे और बहुत ही ध्यान से उस झींगुर को अपनी शर्ट की फ्रंट पॉकेट में रख लिया, बिल्कुल दिल के पास। बहुत खूब, बहुत खूब। दादाजी को ये बहुत पसंद आया। उनकी गाड़ियों का काफिला वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठे हुए डायरेक्टर ली उस मैकेनिकल झींगुर से खेल रहे थे। उन्होंने अपने साथ बैठे सेक्रेटरी से एक लंबी सांस लेकर बोला, तुमने उस छोटे बच्चे को देखा? उसकी आंखों में एक रोशनी थी, उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर था और उसके हाथों में जादू था। जब हमारे देश के पास ऐसा जीनियस बच्चा है तो हमें अपनी डिफेंस फौज की चिंता क्यों करनी चाहिए और हम गोरे देशों फॉरेनर से क्यों डरें? मेरा ऑर्डर पास करो। ये चेन की फाइल पर SSS लेवल टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगा दो। आज जो यहाँ हुआ, इसका राज सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहना चाहिए जो आज वहाँ मौजूद थे। अगर किसी ने भी गलती से एक शब्द भी बाहर निकाला तो उसे सीधा फौजी कानून कोर्ट मार्शल के हवाले कर दिया जाएगा। वहाँ डायरेक्टर ली के जाने के बाद बिल्डिंग नंबर 1 में जश्न का हल्ला मच गया। यस, हम जीत गए। लेहू पापा ने मुझे उठाकर हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वो खुश थे कि उनका बेटा उनसे छीना नहीं गया। शाओ युआन पापा उस लाल कार्ड को देखकर हैरानी में डूबे हुए थे। 4 साल का मेजर एडवाइजर, इसके करियर की शुरुआत हम पांचों की टोटल पावर से भी बहुत ऊपर से हुई है। ये चिंगजो पापा अपना कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब लगाने लगे थे। मेजर लेवल का रुतबा, उसकी सैलरी, मेडिकल खर्चा, घर का खर्चा। भले ही ज्यादा नहीं है पर ये जिंदगी भर की पक्की नौकरी है। हम तो फायदे में रहे, पर मुझे इन सब से क्या लेना देना था। मैंने वो लाल कार्ड वही टेबल पर फेंक दिया और वापस अपना सोल्डरिंग आयरन उठाकर उस इलेक्ट्रॉनिक डॉ को ठीक करने बैठ गया। मेरे लिए एडवाइजर हो या मेजर, वो उस रोबोटिक डॉग को भगाने से ज्यादा मजेदार थोड़ी था। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, ली दादाजी ने कहा था ना कि मैं उनसे कोई भी मटेरियल सामान मांग सकता हूँ। क्या मैं उनसे एक असली का रॉकेट इंजन मांग सकता हूँ? मैं उसे अपने किक स्कूटर पर फिट करना चाहता हूँ। पांचों पापा लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेटा, हमें लगता है हमें थोड़ी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि लेई पापा की जीप का नया इंजन बनाना। संडे की दोपहर आ गई। धूप आराम से घास पर फैली हुई थी। हवा में मिर्ची पाउडर और भुने हुए मटन की मस्त खुशबू तैर रही थी। आज बिल्डिंग नंबर 1 में हमारी प्यारी फैमिली का बारबेक्यू पार्टी चल रहा था। पर आज गार्डन में उस BBQ ग्रिल के अलावा एक अजीब सा बड़ा मॉन्स्टर भी खड़ा था। मैं अपने ऑयल से गंदे ओवरऑल्स पहने, आंखों पर सेफ्टी गॉगल्स चश्मा लगाए, अपने हाथों में एक रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए था और फुल जोश में चिल्ला रहा था, जांग अंकल, टाइट पकड़कर बैठना। मेरे ठीक सामने एक ऐसी व्हील चेयर थी जिसे मैंने मॉडिफाई किया था। मैंने उस व्हील चेयर के नॉर्मल पहिए निकालकर उसमें 4 मोटे मोटे ऑफ रोड टायर्स फिट कर दिए थे। उसकी हाइट बढ़ा दी थी और ठीक पीछे मैंने 2 रॉकेट जैसी दिखने वाली जेट एग्जॉस्ट लगाई थी। व्हील चेयर की नॉर्मल सीट को निकालकर मैंने वहां एक रेसिंग कार की बकेट सीट फिट कर दी थी और सेफ्टी के लिए 4 पॉइंट सीट बेल्ट और एक रोल केज लोहे का फ्रेम भी लगा दिया था। जांग दाजुन अंकल उस पर बैठे हुए थे। उनके हाथों ने उस फाइटर जेट जैसे दिखने वाले स्टीयरिंग हैंडल को बहुत जोर से जकड़ रखा था। उनका चेहरा डर के मारे बर्फ जैसा सफेद पड़ चुका था और उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। चंचन बेटा, अंकल की टांग लेग अब बहुत ठीक हो चुकी है। क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? ऐसे कैसे छोड़ दें? मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं अंकल, ली पापा ने बताया था कि आपकी टांग जुड़ तो गई है, पर आप ज्यादा दूर चल नहीं सकते, वरना आप थक जाओगे। इसीलिए तो मैंने स्पेशल आपके लिए ये हॉट व्हील्स नंबर 1 बनाया है। अब इसके बाद जब आप मार्केट में सब्जी लेने जाओगे ना, तो कोई भी आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। पांचों पापा लोग साइड में खड़े ये नाटक देख रहे थे। उनके हाथों में रोस्टेड मीट कबाब के स्केवर्स थे। उन्हें तो बस तमाशा देखने में मजा आ रहा था। लेहू पापा ने मटन का एक बड़ा लुकमा बाइट खाया और जोर से हंसकर बोले, अरे लाओ जान,
डरने की क्या बात है, ये मेरे बेटे का तेरे लिए इतना प्यार है, दबा दे एक्सीलरेटर। शाओ युआन पापा ने भी जोश बढ़ाया। सही बात है, ये सीधा आर्मामेंट डिपार्टमेंट के चीफ एडवाइजर के हाथों की बनाई हुई मशीन है। इसके आगे तो मेरी कमांडर वाली गाड़ी भी फेल है। मैंने खुशी खुशी उस रिमोट का लाल बटन दबा दिया। रेडी, लॉन्च। व्रूम। 2 हाई पावर मोटर्स ने एक साथ झटके में किसी शेर जैसी गरज निकाली और ठीक उसके बाद उसके पीछे लगे एग्जॉस्ट फैन से हवा का एक बहुत जोर का झटका निकला। जांग दाजुन अंकल को लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का देकर सीट से चिपका दिया हो। अरे अरे बाप रे, थोड़ा धीरे। सूश। वो व्हीलचेयर किसी पागल गधे की तरह आगे की तरफ भागी। भले ही जांग दाजुन अंकल ने टाइम पर ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि इसका टॉर्क, घूमने की पावर बहुत खतरनाक था। व्हीलचेयर ने घास के मैदान पर ड्रिफ्ट मारा और एक कट लेकर वो सीधा उस स्लोप रैंप पर चढ़ गई जो हमने व्हीलचेयर के आने जाने के लिए बनवाया था। दीवार के ऊपर से झांक रही जांग रोशवे जोर से चिल्लाई, उड़ गया! वो सच में हवा में उड़ गया। व्हीलचेयर हवा में ठीक ठाक ऊपर उछल गई। उसने हवा में एक परफेक्ट जंप ली और फिर एकदम सॉलिड तरीके से वापस जमीन पर लैंड कर गई। मेरा बनाया हुआ सस्पेंशन सिस्टम एकदम परफेक्ट निकला। उसने लैंड करने का पूरा झटका सह लिया। वाह! मैं खुशी से तालियां बजाने लगा। सक्सेस! सस्पेंशन एकदम परफेक्ट है और इंजन का पावर भी स्मूथ चल रहा है। जांग दाजुन अंकल की तो जान ही निकल चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से व्हीलचेयर रोकी और अपने जोर से धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा। भले ही ये सच में बहुत डरावना था, लेकिन मजा बहुत आया कसम से। वो स्पीड और हवा को चीरने वाली फीलिंग, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो वापस अपने उन पुराने दिनों में लौट गए हों जब वो बॉर्डर पर असॉल्ट गाड़ियां जीप्स चलाते थे। मैं दौड़कर उनके पास गया, उम्मीद से भरी आंखों से उन्हें देखकर पूछा, कैसा लगा जांग अंकल? जांग दाजुन अंकल ने मेरी इन चमकती हुई आंखों को देखा, अपना पसीना पोंछा और फिर मुझे थम्स अप अंगूठा दिखाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकल को ये सच में बहुत पसंद आया। ये तो सच में व्हीलचेयर वालों की फेरारी बन गई है। पूरे गार्डन में एकदम से खुशी और जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंज उठी। यही तो था हमारा घर। शोर शराबा, ठीक ठाक पागलपन, पर बहुत सारी मस्ती और खुशी। लेकिन इस खुशी भरी रात के बाद जब अंधेरा गहरा हो चुका था, सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे, लेकिन एक शख्स था जिसे नींद नहीं आ रही थी। शेन यानझो। वो अपने बेड पर नहीं गए, बल्कि वो सीधा अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की तरफ चले गए। ये वही टॉप क्लास लेबोरेटरी थी जो उन्होंने खास मेरे लिए डिजाइन करवाई थी, और ये बिल्डिंग नंबर A का उनका अपना छुपा हुआ टेम्परेरी इंटेलिजेंस कमांड सेंटर भी था। शेन यानझो पापा उस बड़ी सी मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। उन्होंने नशे को ठंडा करने के लिए अपने आप को एक ग्लास ठंडा पानी डालकर दिया। उनकी आंखों की वो प्यार भरी और नरम चमक जो थोड़ी देर पहले थी, अब वो एकदम शांत, ठंडी और एक मारना वाले भूत, घोस्ट जैसी बन चुकी थी। टेबल पर रखे हुए उस लाल रंग के टॉप सीक्रेट टेलीफोन की लाइट अचानक एकदम चमकीली लाल रोशनी के साथ जलने लगी। ये सबसे हाई लेवल के इमरजेंसी इंटेलिजेंस अलार्म की आवाज थी। ये सिर्फ तभी बजता था जब बात सीधा देश की सिक्योरिटी पर आए या जब कोई सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट मिशन डेंजर में हो। शेन यानझो पापा के माथे पर अचानक बल पड़ गए। उन्होंने तेजी से अपना हेडसेट पहना और लाइन कनेक्ट की। मैं घोस्ट बोल रहा हूँ, बताओ क्या बात है? फोन के उस तरफ से एक वॉइस चेंजर से बदली हुई आवाज आई। वो आवाज बहुत घबराई हुई थी। डायरेक्टर सर, हमारे स्काईनेट सिस्टम ने अभी अभी एक बहुत अजीब सा सिग्नल पकड़ा है। ये सिग्नल गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स का एरिया से आ रहा है। इस सिग्नल का पासवर्ड एन्क्रिप्शन बहुत पुराने स्टाइल का है। ये करीब 20 साल पुराना फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कोड है। लेकिन उस एजेंट की आवाज थोड़ी कांपी। लेकिन सर, जब हमने इसे डिकोड किया, खोलो, हमें पता चला कि ये फैंग्स स्क्वाड लियोया का 20 साल पुराना इंटरनल SOS बचाव कोड है, और उस कोड के ठीक आखिरी में जिसने साइन किया है वो नाम है ड्रैगन हेड। शेन यानझो पापा के हाथ में पकड़ा हुआ वो कांच का ग्लास उनके हाथ की ताकत से ठीक वहीं टूटकर चूर चूर हो गया। कांच के टुकड़े उनके हाथ में घुस गए और वहां से खून टपकने लगा, लेकिन उन्हें इस दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। ड्रैगन हेड, ये उनके असली पापा, ये तिंग का कोड नेम था। वो मेरे असली पापा थे। वो इन 5 शेरों के सबसे बड़े भाई थे। शेन यानझो पापा की आवाज डर के मारे ऐसी भारी और फंसी हुई लग रही थी कि सुनकर डर लग जाए। उनका एक एक शब्द जैसे उनके दांतों के बीच से रगड़ कर निकल रहा था। तुम्हें पक्का यकीन है? एजेंट ने ठीक से रिपोर्ट दी। 100% श्योर सर, हमने इस कोड का 3 बार वेरिफिकेशन किया है। ये 100% सेम है। और एक और बात सर, सिर्फ उस SOS कोड के अलावा वहाँ एक मैसेज भी जुड़ा हुआ मिला है। उस मैसेज में लिखा है कि सब कुछ उस मेडल बैच के अंदर है। शेन यानझो पापा के दिमाग में जैसे कोई बॉम्ब फट गया और सब कुछ ब्लैंक हो गया। ये मैसेज किसने भेजा होगा? क्या ये टिंग मेरे पापा? क्या इसका मतलब ये है कि बड़े भाई अभी जिंदा हैं? अगर बड़े भाई मरे नहीं हैं
तो इतने सालों से वो कहाँ छुपे थे, वो वापस क्यों नहीं आए? और वो मेडल? उन्हें अचानक दिमाग में एक जोर का झटका लगा। उन्हें याद आया कि जब वो उस सू फैमिली विलेज से पापा का वो आखिरी बॉक्स लेकर आए थे, उस बॉक्स के अंदर सच में एक फर्स्ट क्लास मेरिट मेडल परमवीर चक्र जैसा रखा था। वही मेडल जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था और अपनी जान मानता था। शेन यानजो पापा अपने आप से धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे, सब कुछ उस मेडल के अंदर है। इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? क्या उस मेडल के अंदर सच में कुछ छुपा हुआ है, या फिर क्या ये दुश्मन का कोई ट्रैकर लोकेशन डिवाइस है? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? एक ऐसी डरावनी फिक्र जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसने एक सेकंड में शेन यानजो पापा को अपनी लपेट में ले लिया। ये सिर्फ किसी के मरने के बाद जिंदा होने की आम खबर नहीं थी। इसके ठीक पीछे एक ऐसी डार्क दुनिया का तूफान छुपा था जो इन सब को निगलने वाला था। वो सालों पुरानी बॉर्डर की वॉर जंग, येटिंग पापा की कुर्बानी, सैक्रिफाइस, उन फॉरेन ड्रग माफियाज का वो खतरनाक बदला, ये सब ठीक से कहाँ खत्म हुआ था? सच बात तो ये थी कि असली कहानी तो अब बस शुरू हुई थी। सुनो, इस सिग्नल को अभी के अभी ब्लॉक करो, हर एक निशान मिटा दो, और इस बात की किसी को भी रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए। डार्क नाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। गोल्डन ट्रायंगल में छुपे हुए हमारे सारे शैडो स्पाइस को जगा दो। मुझे उस लोकेशन की पूरी डिटेल चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर कौन बड़े भाई के कोड नेम का यूज कर रहा है। फोन कट करने के बाद शेन यानजो पापा ने अपने हाथ पर लगे खून को देखा और उनकी आंखों में इतने सारे इमोशंस थे कि समझना मुश्किल था। वो पीछे मुड़े और दीवार पर लगी उस मॉनिटर स्क्रीन को देखने लगे। स्क्रीन के अंदर सेकंड फ्लोर के बेडरूम में मैं उस रोबोट को गले लगाए हुए एकदम आराम से सो रहा था, और वो मेडल ठीक मेरे बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ था। शेन यानजो पापा ने धीरे से आवाज में खुद से बात की, बड़े भाई, अगर आप जिंदा हो तो आप उसे मिलने क्यों नहीं आए? और अगर तुम कोई बहरूपिया हो तो चाहे तुम कोई भी हो, मेरे भाई के नाम का फायदा उठाने के लिए और चंचन को डराने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नरक हेल क्या होता है। वो खड़े हुए और एक बैंडेज पट्टी से रैंडमली अपना हाथ बांध लिया ताकि खून रुक जाए, और फिर उन्होंने दरवाजा खोला और उस अंधेरे कॉरिडोर में बाहर निकल गए। उनके कदम बहुत हल्के थे, बिल्कुल किसी भूत घोस्ट की तरह। वो मेरे रूम में आने वाले थे। वो उस मेडल को वहां से ले जाना चाहते थे, चाहे उसके अंदर कुछ भी छुपा हो। वो किसी भी खतरे को मेरे पास नहीं छोड़ सकते थे। अगला दिन सुबह के 9 बजे पूरे कब्रिस्तान सेमेट्री एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ तक कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आज बहुत ज्यादा ठीक और साफ सुनाई दे रही थी। एक लाल रंग का डॉक्यूमेंट जिस पर देश के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की सबसे हाई लेवल की सील ठप्पा लगी थी। ये एक स्पेशल परमिशन थी जिसमें मेरी माँ सू वान की अस्थियों को एशेज मेरे पापा शहीद येतिंग की कब्र में एक साथ दफनाने की परमिशन दी गई थी। वो लेटर कल शाम ही बिल्डिंग नंबर 1 पहुंच गया था। रूल्स के हिसाब से आम परिवार वालों को शहीदों के उस मेन एरिया में दफन नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे पापा येतिंग कोई आम शहीद नहीं थे। वो लियाओ या फैंग स्क्वाड के ड्रैगन हेड थे। वो देश के टॉप क्लास हीरो थे। और मेरी माँ सू वान एक फौजी की ऐसी बीवी जिसने अकेली ने एक हीरो के अनाथ बच्चे को पाला, जिसने इतनी मुसीबतों और दुखों में आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। वो इस इज्जत की पूरी हकदार थी। कब्र के सामने एक ग्रे रंग का बड़ा सा ग्रेनाइट पत्थर पेड़ों के बीच एकदम शांति से खड़ा था। उस कब्र के पत्थर पर कोई फालतू का डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ एक लाल रंग का स्टार बना था और एकदम कड़क और फौलादी राइटिंग में लिखा था, देश के टॉप क्लास हीरो शहीद येतिंग की कब्र। फोटो में मेरे येतिंग पापा जवान थे, हैंडसम थे और एकदम बिंदास हंस रहे थे। उनकी वो आंखें जैसे वक्त के उस पार से देख रही थी और ठीक उनके सामने खड़े अपनों को बहुत प्यार से देख रही थी। लेकिन वहां सबको पता था कि ये जो कब्र है ना, ये अंदर से खाली थी। उस साल वो बॉम्ब ब्लास्ट इतना डरावना था कि मेरे पापा येटिंग की बॉडी का कोई निशान तक नहीं बचा था। कब्र के अंदर जो दफनाया गया था वो सिर्फ उनकी पहनी हुई एक पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म और एक फाउंटेन पेन था। ये सिर्फ उनकी यादों की कब्र सेनोटाफ थी। पर आज यहाँ आखिरकार उस कब्र का दूसरा साथी आने वाला था, शाओ युआन। पापा ने एकदम फिट जनरल वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। उनकी छाती पर ढेरों मेडल्स लटक रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही भारी और फंसी हुई आवाज में ऑर्डर दिया, कब्र खोलो। कुछ गार्ड्स आगे आए और उन्होंने धीरे धीरे कब्र का हैवी ढक्कन पीछे सरकाया। आज मैंने एकदम डार्क रेड रंग का एक छोटा सा सूट पहना था। मेरी छाती पर एक सफेद फूल लगा हुआ था। मेरे उन छोटे छोटे हाथों में मैंने उस गोल्डन लकड़ी से बने अस्थि कलश अर्न को कसकर पकड़ रखा था। वो मेरी माँ थी। शेन यानजो पापा नीचे घुटनों पर बैठे और उन्होंने हल्के से मेरी पीठ को आगे की तरफ धक्का दिया। चेंचे, जाओ, माँ को पापा के पास ले जाओ। वो दोनों बहुत लंबे वक्त से अलग हैं। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ और अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ कब्र के ठीक आगे पहुंच जाता हूँ। मैं रोया नहीं, मैंने बस बहुत ध्यान से और बहुत आराम से माँ के उस डब्बे को कब्र के अंदर रख दिया, ठीक उस खाली मिलिट्री यूनिफॉर्म के पास। मैंने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए, पहले माँ के उस डब्बे को छुआ और फिर उस खाली यूनिफॉर्म को छुआ। माँ, क्या आपको ठंड लग रही है? ये पापा के कपड़े हैं, अब से आप
पापा के ठीक बगल में सोना। पापा की बॉडी बहुत गर्म रहती है, बिल्कुल किसी आग के हीटर की तरह। मामा अंकल पहले कहते थे कि पापा ने हमें छोड़ दिया है, वो झूठ बोलते थे। मैंने अपना सिर उठाया और कब्र के पत्थर पर लगी फोटो को देखा। मेरी आंखें आखिरकार लाल हो ही गई। पापा, मैं माँ को ले आया हूँ। आप आसमान में सिर्फ तारे मत गिनते रहना, माँ को भी देख लेना। माँ डर जाती हैं, उन्हें अंधेरे से डर लगता है। आप उनका हाथ पकड़ कर रखना। हवा का एक हल्का सा झोंका आया, पेड़ों के पत्ते आवाज करते हुए गिरने लगे। कुछ सुनहरे रंग के पत्ते सीधा कब्र के अंदर उड़कर आ गए और ठीक उस यूनिफॉर्म और माँ के डब्बे के ऊपर गिर गए। ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे येतिंग पापा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी जख्मी बीवी को प्यार से गले लगा लिया हो। कब्र का ढक्कन वापस बंद कर दिया गया। कब्र के पत्थर पर नई लिखी हुई एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी गई। बीवी सुवान यहाँ साथ में दफन है। शाओ युआन, ली जेयान, ली हु, ये चिंगजो, शेन यानजो। देश की सबसे टॉप पावर पर बैठे ये पांचों मर्द इस वक्त कब्र के आगे एक लाइन में खड़े थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री टोपियां उतारी और अपना सिर झुकाया, एकदम सीरियस और शांत। ली हु जैसा 2 मीटर लंबा और चौड़ा आदमी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपनी पॉकेट से 10 साल पुरानी छुपा कर रखी हुई दारू की एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला, आधी जमीन पर गिराई और आधी आसमान की तरफ मुंह करके खुद पी गया। बड़े भाई, भाभी, ये परिवार के मिलने वाली दारू हम भाइयों ने आप दोनों की तरफ से पूरी कर दी। आप दोनों वहां नीचे आराम से रहना, कोई किसी से झगड़ा मत करना। अगर वहां पैसे की कमी हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हम भाइयों को सपने में आकर बता देना। ये चिंगजो की आंखें लाल थीं। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे कब्र के आगे आग के डब्बे में रखकर जला दिया। बड़े भाई, भाभी, पैसे बहुत हैं, वहां कंजूसी बिल्कुल मत करना। बड़े बड़े घर खरीदना, कुछ नौकर मेड्स रख लेना। इस जन्म में आपने बहुत दुख देखा है, अगले जन्म में एकदम ऐश और लग्जरी की जिंदगी जीना। ली ज़ियान पापा ने अपना चश्मा ठीक किया और एक सफेद फूल कब्र के आगे रखा। बड़े भाई, भाभी की आधी बीमारी तो उनके दिल का दुख ही था, अब सब ठीक है। आप दोनों मिल गए तो उनकी सारी बीमारी भी ठीक हो गई। शेन यानजो पापा ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस शांति से उस छोटू से बगिंग डिवाइस को, जो उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल के सिग्नल पकड़ने के बाद अपने पास ही रखा था, अपनी मुट्ठी में कस कर दबा लिया। बड़े भाई, वो ड्रैगन हेड का सिग्नल, अगर वो सच में आप हो तो दुआ करना कि हम आपको ढूंढ लें, और अगर वो आप नहीं हो तब भी आप दुआ करना कि हम आपका नाम यूज करने वाले उन कुत्तों को जिंदा काट डालें। शाओ युआन पापा आगे आए। उन्होंने फोटो में दिख रहे यीतिंग पापा को देखा। उन्हें जैसे वापस वो पुराना वक्त याद आ गया जब उनके कैप्टन ने अपनी आखिरी पानी की बूंद उन्हें पीने के लिए दे दी थी। शाओ युआन पापा ने आवाज लगाई, सब लोग अटेंशन। पांचों एक साथ सीधे खड़े हुए। उनका हर एक मूवमेंट एकदम बराबर और परफेक्ट था। ये उनकी रग रग में बसी हुई ट्रेनिंग का नतीजा था। शाओ युआन पापा ने अपना राइट हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को माथे के पास रखा, कब्र को सैल्यूट किया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भारी कसम खाई। मैं शाओ युआन, मैं ली ज़ियान, मैं ली हु, मैं ये चिंगजो, मैं शेन यानजो आज ड्रैगन हेड की कब्र के सामने कसम खाते हैं, आज से ये चेन हमारा अपना बेटा है। जिंदा रहेंगे तो इसकी हिफाजत करेंगे, मर जाएंगे तब भी इसकी शांति की रक्षा करेंगे। अगर इस कसम को तोड़ा तो आसमान और जमीन हमें तबाह कर दे और मरने के बाद हमारी रूह को फौजियों के स्वर्ग में जगह ना मिले। कसम किसी लोहे जैसी मजबूत थी और जमीन को हिला देने वाली थी। इस खाली और शांत कब्रिस्तान में उन पांचों मर्दों का वादा गूंज रहा था। ये जाने वाले के लिए एक सुकून था और जिंदा रहने वाले के लिए एक बहुत बड़ी ढाल, शील्ड थी। ठीक जब ये सेरेमनी खत्म होने वाली थी, जो लेटिंग इतनी देर से मेरे पास शांति से बैठा था, वो अचानक हिला। वो एक बूढ़ा कुत्ता था। उसकी टांग में चोट थी और उसके बाल भी अब जवानी जैसे काले और चमकदार नहीं थे, लेकिन इस वक्त वो धीरे धीरे चलकर कब्र के ठीक बीचों बीच आ गया। वो जमीन पर लेटा नहीं और ना ही उसने अपनी पूंछ हिलाई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी पीठ को एकदम सीधा किया, आगे के दोनों पैर जोड़े और अपना सिर पूरा ऊपर उठा लिया। ये एक मिलिट्री डॉग का एकदम परफेक्ट सल्यूट करने वाला पोज था। उसकी आंखें फोटो में दिख रहे ये टिंग पर अटकी हुई थी। वो उसका ट्रेनर हैंडलर था, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया था, जो इस जिंदगी में उसका इकलौता कमांडर था। ले टिंग ने 3 बार भौंका। आवाज इतनी भारी और तेज थी कि बादलों को चीर दे। ये कोई आम कुत्ते का भौंकना नहीं था। मिलिट्री डॉग्स की आवाज में इन 3 बार भौंकने का एक खास मतलब होता है। रिपोर्ट, मिशन पूरा हो गया है। छोटे मास्टर को सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। अगले ऑर्डर्स दीजिए। आवाज निकालने के बाद जैसे ले टिंग की बॉडी की सारी ताकत निकल गई हो। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने गीले नाक से कब्र के पत्थर की ठंडक को हल्के से छुआ, जैसे वो कह रहा हो, कैप्टन, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप बेफिक्र रहो, मैं आखिरी वक्त तक छोटे मास्टर का ध्यान रखूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी की औकात नहीं कि उसे छू भी ले। मैं चलकर उसके पास गया और ले टिंग की गर्दन को गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके घने बालों में छुपा लिया। ले टिंग, मत रो, पापा ने सुन लिया है। पापा कह रहे हैं कि तू एक बहुत अच्छा डॉगी है। धूप बादलों से निकल कर आई और पहाड़ से नीचे जाने वाले रास्ते पर गिरने लगी। जब हम ऊपर आए थे तो माहौल बहुत भारी और सैड था, पर वापस
जाते वक्त सबके दिल बहुत हल्के और शांत हो गए थे। श्याओ युआन पापा मेरा हाथ पकड़े हुए थे और सबसे आगे चल रहे थे, बाकी चारों उनके पीछे आ रहे थे। मैं अचानक से रुका और मुड़कर एक बार पहाड़ की उस चोटी को देखा। वहां हरे भरे पेड़ थे और एकदम शांत कब्र थी, लेकिन अब मुझे उस कब्र से डर या ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो एक अकेली कब्र नहीं थी। वहां पापा थे, माँ थी और आसमान के उस पार वो मेरा अपना घर था। श्याओ युआन पापा ने मुझे देखते हुए पूछा, क्या हुआ चिनचिन? मैं वापस सामने मुड़ा, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और इन पिछले कुछ महीनों की सबसे चमकती हुई, सबसे खुश और रिलैक्स वाली स्माइल उन्हें दी। पापा चलो घर चलते हैं, कल मुझे स्कूल में एग्जाम देना है, मुझे जल्दी घर जाकर पढ़ाई करनी है, वरना वो बेवकूफ लड़की जियांग रियुक्स्यू पक्का फेल हो जाएगी। श्याओ युआन पापा हंस पड़े। उन्होंने मुझे झटके से उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। ठीक है, घर चलते हैं, कल एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेकर आना। अपने असली पापा को आसमान से दिखा देना कि हम ये परिवार की नस्ल खून एकदम टॉप क्लास है। सुबह के 6:30 बज रहे थे। आज बिल्डिंग नंबर 1 और पड़ोस वाली बिल्डिंग नंबर 2 के लिए बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि मुझे और जियांग रुओक्सुए को यूहोंग प्राइमरी स्कूल का एडमिशन एग्जाम देने जाना था। ड्राइंग रूम में माहौल इतना सीरियस और भारी था जैसे अभी कोई सैटेलाइट लॉन्च होने वाला हो और आखिरी चेकिंग चल रही हो। शाओ युआन पापा ने एकदम फिट और कड़क जनरल वाली यूनिफॉर्म पहनी थी और वो मेरा छोटा सा स्कूल बैग सेट कर रहे थे। और ये भी पकड़ो। शाओ युआन पापा ने पीछे से एक बहुत मस्त टाइटेनियम एलॉय का पानी का फ्लास्क निकाला। पानी पीना तो गर्म पीना, ठंडा पानी मत पीना, पेट खराब हो जाएगा। मैंने थकर एक लंबी सांस ली, अपने पहले से फूल कर कपे हुए स्कूल बैग को थपथपाया। अब चलते हैं पापा, वरना जियांग रुओक्सुए बाहर दीवार के पास खड़े खड़े बर्फ बन जाएगी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि पड़ोस वाली बिल्डिंग नंबर 2 में तो फुल मुर्गा कुत्ता फाइट चल रही थी। दादाजी जियांग वेगुओ अपनी छड़ी हवा में घुमाते हुए आधी नींद में झूमती हुई जियांग रुओक्सुए को कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाल रहे थे। चल जल्दी करना लायक, पैर तेज चला, अगर आज तू एग्जाम में फेल हुई ना तो वापस आते ही तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, फिर जाकर लेटिंग के साथ डार्क फूड खाना। जियांग रुओक्सुए एक बहुत बड़ा सा स्कूल बैग टांग कर रूनी शक्ल बनाए बाहर आई। जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ कर आई और भगवान समझकर मेरे पैर पकड़ लिए। चिनचिन भाई बचा लो मुझे, कल रात जो टेबल याद किए थे वो फिर भूल गई। भाई ये 7 8 56 होता है या 65? मैंने उसे देखा और एकदम ठंडे दिमाग से जवाब दिया, 7 8 56 ये बेस 10 सिस्टम का सबसे बेसिक लॉजिक है, इसमें भूलने जैसा कुछ नहीं है। चलो अब, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी टांगे सच में टूट जाएं। सुबह के 8:30 बज गए थे। यूहोंग प्राइमरी स्कूल बीजिंग के टॉप और सबसे बेस्ट स्कूलों में आता था और मिलिट्री फैमिलीज के बच्चों की ये सबसे पहली चॉइस होती थी। स्कूल के गेट के बाहर लाइन से जीप और वीआईपी हॉन्की कार्स खड़ी थी। इस स्कूल की औकात इतनी आगे थी कि आम दिनों में लोगों की पहुंच भी उन्हें यहाँ एडमिशन नहीं दिला सकती थी, लेकिन आज क्योंकि मैं जनरल आर्मामेंट डिपार्टमेंट का चीफ एडवाइजर था, इस वीआईपी पावर की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल यान फुगू ने खास हमारे लिए एक अकेले एडमिशन एग्जाम का इंतजाम किया था। यही रोक दो, शाओ युआन पापा ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। हम सब गाड़ी से उतरे। लेटिंग मेरे पीछे आना चाहता था, पर गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने पहले सैल्यूट मारा, फिर इस डरावने और अपने से भी खतरनाक दिखने वाले जर्मन शेफर्ड को देकर उसकी रूह थोड़ी कांप गई। कमांडर सर, स्कूल का रूल है, पेट्स अंदर नहीं जा सकते। मैं नीचे बैठा और मैंने लेटिंग का बड़ा सा सिर सहलाया। लेटिंग यहीं रुको, गाड़ी का ध्यान रखना और किसी भी बुरे आदमी को पास मत आने देना। भाऊ, लेटिंग ने मेरी बात समझी और ठीक एक फौजी की तरह आवाज निकाली। फिर वो मुड़कर उस हॉन्की कार के पास गया और एकदम गार्ड की तरह अकड़ कर बैठ गया, जैसे कोई काला पहरेदार भूत हो। उसकी वो पीली आंखें आसपास घूमने लगी। उसके खौफ से आसपास घूमते शरारती बच्चे भी डर के मारे रास्ता बदलकर भाग गए। तभी शाओ युआन पापा और जोंग वेगुओ दादाजी मुझे और जोंग रुओक्सुए को लेकर स्कूल में अंदर गए। प्रिंसिपल यान पहले से ही ऑफिस बिल्डिंग के दरवाजे पर हमारा वेट कर रहे थे। वो करीब 60 साल के थे, मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा पहना था, पुराने स्टाइल के कपड़े थे और चेहरे पर एकदम सख्त टीचर वाला एटीट्यूड था। कमांडर शाओ, दादाजी जोंग। प्रिंसिपल यान ने ना ज्यादा अकड़कर और ना ही ज्यादा झुककर उन्हें विश किया। वो जानते थे कि ये दोनों बहुत बड़े वीआईपी हैं, पर फिर भी यूहोंग प्राइमरी स्कूल के रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता था। एडमिशन एग्जाम पास करना कंपलसरी था, खास करके क्लास स्किप करने के लिए। अगर बच्चे में असली टैलेंट नहीं है तो वो यहाँ आकर वैसे भी फंस जाएगा। उन्होंने मुझ पर नजर डाली। मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी, मेरी हाइट टेबल से भी छोटी थी। उनके माथे की लकीरें और गहरी हो गई। इतना छोटा बच्चा, इसे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता होगा और ये सीधा फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने आया है। ये क्या मजाक चल रहा है? शाओ युआन पापा हंस दिए। उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला। प्रिंसिपल यान, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि असली मजाक कौन कर रहा है। एग्जाम रूम के अंदर प्रिंसिपल यान खुद सुपरवाइजर बनकर हमारा टेस्ट लेने खड़े थे। रूम के ठीक बीच में 2 छोटी टेबल्स जोड़ी गई थी। मैं और जोंग रुओक्सुए वहां बैठ गए। शाओ युआन पापा और जोंग वेगुओ दादाजी को साइड वाले सोफा पर चाय पीने के लिए बिठा दिया गया। उन्हें आवाज निकालने या हमारी मदद करने की इजाजत नहीं थी।
प्रिंसिपल यान ने हमें 2 क्वेश्चन पेपर्स दिए। एग्जाम का टाइम 1 घंटा है। ये फर्स्ट ग्रेड का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेपर है। इसमें लैंग्वेज, मैथ और जनरल नॉलेज आएगी। टोटल मार्क्स 100 हैं। पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए। शुरू करो। जोंग रुओक्सुए ने पेपर हाथ में लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेल की सजा मिल गई हो। उसने बहुत ही गंदे और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखना शुरू किया और वही दूसरी तरफ मैंने पेपर हाथ में लिया। पहले मैंने हाथ लगाकर पेपर की थिकनेस चेकी। 80 ग्राम्स वाला ऑफसेट पेपर है। इंक चूसने की कैपेसिटी एवरेज है। मैंने धीरे से एक टेक्निकल बात बोली। फिर मैंने अपनी पेंसिल उठाई। मैंने तो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा भी नहीं, सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया। मेरी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जो क्वेश्चंस एक आम बच्चे का आधा दिमाग खा जाते थे, वो मेरे लिए 1+1 जैसे इजी थे। 5 मिनट से भी कम टाइम में मैंने पेंसिल टेबल पर रख दी। टीचर, मैंने पेपर पूरा कर लिया है। क्या? सोफा पर बैठकर चाय पी रहे प्रिंसिपल यान के मुंह से अचानक चाय निकलते निकलते बची। 5 मिनट? इस पेपर को पूरा करने में किसी ठीक ठाक दिमाग वाले बच्चे को भी 40 मिनट लगते हैं। क्या इस बच्चे ने सिर्फ लाइन मारी है? उनका चेहरा काला पड़ गया और वो तेजी से मेरे पास आए। उन्होंने मेरा पेपर हाथ में उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनका हाथ बुरी तरह कांप गया। एकदम साफ और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, बल्कि उसमें एक ऐसी टेक्निकल प्रिसीजन थी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में होती है। एकदम सीधी और परफेक्ट लाइंस और आंसर्स सब के सब ठीक। ये प्रिंसिपल यान की थोड़ी इज्जत पर बात आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझ पर शक किया था कि मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता होगा और यहाँ मैंने 5 मिनट में 100/100 स्कोर कर लिया था। इसने तो एक स्पेशल ग्रेड टीचर की औकात की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रिंसिपल यान ने अपना चश्मा ठीक किया। उनकी आंखों में एक अजीब सा घमंड आ गया था। नहीं, ये पेपर बहुत इजी था। इस पेपर से इस बच्चे के दिमाग की असली लिमिट का पता नहीं चलता। क्योंकि इसे क्लास जंप करनी है तो एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ेगा। वो घूमकर पीछे ब्लैक बोर्ड के पास गए, चाक उठाया और शर्र शर्र करके उस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया। ये एक बहुत ही फेमस और खतरनाक मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन था, जिसका जवाब ढूंढने में हजारों प्राइमरी स्कूल के बच्चों का खून पी लिया था। वाटर पूल फिल का प्रॉब्लम क्वेश्चन। एक पानी का टैंक है, उसमें एक पाइप ए और एक पाइप बी बाहर निकालने वाला है। अगर सिर्फ पाइप ए को खोला जाए तो वो खाली टैंक को 3 घंटे में भर देगा। अगर सिर्फ पाइप बी को खोला जाए तो वो भरे हुए टैंक को 5 घंटे में खाली कर देगा। पूछो, अगर खाली टैंक में दोनों पाइप ए और पाइप बी एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा? क्वेश्चन लिखने के बाद प्रिंसिपल यान ने पूरे एटीट्यूड के साथ अपने हाथों से चाक की डस्ट झाड़ी। ये 3rd ग्रेड की मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। इसमें फ्रैक्शंस और लॉजिकल रीजनिंग दोनों यूज होते हैं। अगर तुम दोनों इसका जवाब निकाल सकें या यहाँ तक कि अगर तुम लोग इसका फार्मूला भी बता सकें तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारा एडमिशन ले लूंगा। सोफा पर बैठे दादाजी जियांग वेगुओ ने अपने माथे पर हाथ मारा। खत्म कहानी। ये तो सिलेबस से पूरा बाहर चला गया। मेरी रुओक्सुए को तो अभी ठीक से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। वही शाओ युआन पापा एकदम चिल होकर बैठे थे। वो आराम से अपना संतरा छील कर खा रहे थे। एग्जाम टेबल पर जियांग रुओक्सुए ब्लैक बोर्ड पर उस क्वेश्चन को घूर रही थी, जैसे वो किसी एलियन की लैंग्वेज देख रही हो। कौन बेवकूफ है ये? पानी भरना, पानी खाली करना। वो अपना सिर खुजला रही थी और उसका छोटा सा चेहरा लाल पड़ गया था। आखिर कौन इतना बेकार और फालतू का वेल्ला आदमी होगा जो एक तरफ पानी भर रहा है और दूसरी तरफ से खाली कर रहा है? ये क्या साफ पानी की बर्बादी नहीं है? लेकिन उस वक्त मैंने वैसी जल्दबाजी नहीं दिखाई जैसी पहले थे। मैं अपना सिर उठाकर उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को ठीक से देख रहा था और धीरे धीरे मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। असल में मेरी आंखों का वो एक्सप्रेशन मैं प्रॉब्लम से नहीं फंसा था। ये एक ऐसी फीलिंग थी जैसे एक टॉप इंजीनियर जब किसी 2 कौड़ी की ड्राइंग में कोई सिली गलती देखता है तो उससे कितनी झल्लाटी आती है। प्रिंसिपल यान ने मुझे रुका हुआ देखा। उन्हें थोड़ा फायदा और एटीट्यूड महसूस हुआ। क्या हुआ? फंस गए? कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो। वैसे भी ये क्वेश्चन सच में बहुत मुश्किल है, अगर तुम इसका आधा फार्मूला भी निकाल लोगे ना। लेकिन अचानक मैंने अपना छोटा सा हाथ हवा में उठाया। टीचर, प्रिंसिपल यान ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? हार मान ली? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, चलकर उस ब्लैक बोर्ड के ठीक पास गया, एक चाक का टुकड़ा उठाया, उस लिखे हुए क्वेश्चन पर उंगली रखी और एकदम सीरियसली बोला, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इसे सॉल्व करना नामुमकिन है। प्रिंसिपल यान हंस पड़े। वो इतना हंसे कि उनकी मूछें हिली। बच्चे, ये कोई लोकल क्वेश्चन नहीं है, ये टॉप क्लासिक टाइप का क्वेश्चन है। पिछले कई सालों से इसी पैटर्न पर एग्जाम आता है। इसका आंसर 7.5 आवर्स है। ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खुद ना आने की वजह से क्वेश्चन को ही गलत बोलना ठीक बात नहीं है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना सिर ना में हिलाया। मेरा मासूम चेहरा इस वक्त इतना सीरियस और कड़क लग रहा था
जैसे मैं आर्मामेंट डिपार्टमेंट की टॉप सीक्रेट एक मीटिंग में बैठा हूँ। ये कोई आम डाउट नहीं है। अगर इसे फिजिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की नजर से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक ही बिल्कुल जीरो और टोटली बकवास है। प्रिंसिपल यान को अचानक मुझ में इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने अपने हाथों को अपनी छाती पर बांध लिया। अच्छा तो ठीक है, मुझे बताओ कि ये बकवास और जीरो लॉजिक कैसे हुआ। मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक पानी की टंकी का रफ स्केच बनाया। फिर मैंने वहां दो पाइपलाइन ड्रॉ की, एक पाइप ए पानी अंदर लाने वाली और एक पाइप बी पानी निकालने वाली। टीचर यहाँ देखिए, मैंने पाइप बी बाहर निकालने वाली पाइप की तरफ इशारा किया। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर सिर्फ पाइप बी खोली जाए तो वो 5 घंटे में टैंक को खाली कर देती है। इसका मतलब आपने ये अज्यूम किया है कि इसका फ्लो रेट हमेशा सेम और कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये तो ग्रेविटी ड्रेनेज सिस्टम है। मैंने ठीक उस निकलने वाली पाइप के ठीक आगे एक खतरनाक फार्मूला लिख दिया, V बराबर वर्गमूल 2 GH। टोरिसेली का नियम फिजिक्स का कानून के मुताबिक पानी के निकलने की स्पीड सीधा डिपेंड करती है कि पानी कितना गहरा है। मैंने अपने छोटे से हाथों को हवा में घुमाया और उन्हें फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। जब टैंक पानी से पूरा भरा होगा, ऊपर से वेट ज्यादा पड़ेगा तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे टैंक में पानी कम होगा ऊपर का प्रेशर कम होता जाएगा तो पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। इसीलिए पाइप बी का पानी निकालने का फ्लो रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वो तो टाइम के हिसाब से एक ऊपर नीचे जाती हुई कर्व बनेगी। पूरे कमरे में एकदम कब्र जैसा मौत वाला सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल यान की वो एटीट्यूड वाली मुस्कान उनके चेहरे पर ही जमकर रह गई, और सोफा पर बैठे हुए दादाजी जियांग वेगुओ ने जो गर्म चाय पी थी वो शाह के मारे सीधा उनके मुंह से बाहर फव्वारे की तरह निकल गई। मैंने रुकना जरूरी नहीं समझा। मैंने अपनी बात जारी रखी और उनके बेसिक लॉजिक की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। अब उस अंदर आने वाले पाइप ए को देखिए। अगर हम ए और बी दोनों को एक साथ खोल दें तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा टैंक के बॉटम नीचे का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से पाइप बी से बाहर निकलने वाले पानी की स्पीड भी और तेज होती जाएगी, और जब पानी एक खास हाइट तक पहुंच जाएगा तो अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पानी की स्पीड एकदम बराबर हो जाएगी। इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक बैलेंस कहते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक पैराबोला कर्व ग्राफ ड्रॉ किया। अगर पाइप ए से आने वाला पानी का फ्लो उतना तेज नहीं हुआ तो हो सकता है कि टंकी कभी पूरी भरे ही ना, वो बस एक फिक्स लेवल पर आकर रुक जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी डिटेल्स ही नहीं है, जैसे टंकी की गहराई कितनी है, पाइप बी का साइज एरिया कितना है और पाइप ए के पानी का प्रेशर कितना है। मैंने अपने हाथ झाड़े और उस पत्थर बन चुके प्रिंसिपल यान की तरफ देखकर बोला, इन बाउंड्री कंडीशंस, जरूरी लिमिट्स के बिना इस क्वेश्चन का कोई आंसर निकल ही नहीं सकता। अगर आप जबरदस्ती मैथ्स लगाकर इसका आंसर 7.5 आवर्स घंटे निकाल भी लेते हैं तो वो सिर्फ किसी जादू वाली दुनिया में ही सही हो सकता है, जहां हवा ना हो, वैक्यूम, कोई फ्रिक्शन ना हो और ग्रेविटी का फोर्स भी हमेशा सेम रहे। टीचर, अगर किसी फैक्ट्री में इस तरह की कैलकुलेशन की गई ना तो बॉयलर सीधा फट जाएगा। प्रिंसिपल यान का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका चश्मा फिसल कर उनकी नाक के ठीक आगे आ गया था। उन्होंने 40 साल तक बच्चों को पढ़ाया था। पानी की टंकी वाले ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल गलत और बकवास है। और सबसे बड़ी बात, मुझ जैसे 4 साल के बच्चे ने अभी क्या क्या बोला था, टोरिसेली का नियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बाउंड्री कंडीशंस। क्या ये सच में प्राइमरी स्कूल का एडमिशन टेस्ट था? ये तो सीधा सीधा यूनिवर्सिटी की फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लग रही थी। ये प्रिंसिपल यान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और घूमकर शाओ युआन पापा की तरफ देखा। कमांडर शाओ, आपका बच्चा घर पर बैठकर कौन सी किताबें पढ़ता है? शाओ युआन पापा का चेहरा एकदम चिल और शांत था, पर अंदर ही अंदर वो इतने खुश थे कि हवा में उड़ रहे थे। कुछ खास नहीं, बस आर्मामेंट डिपार्टमेंट के उन बुढ़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ब्लूप्रिंट देख लेता है या कभी कभी टैंक के इंजन ठीक कर देता है। तो प्रिंसिपल यान, क्या मेरे बेटे ने जो बोला वो ठीक है? प्रिंसिपल यान इतने एक्साइटेड थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। जीनियस, ये बच्चा सच में एक असली जीनियस है। इसके पास सिर्फ कैलकुलेशन की पावर नहीं है, बल्कि इसका दिमाग हर चीज को क्रॉस चेक भी करता है। इस बच्चे का एडमिशन हमारे यूहोंग प्राइमरी स्कूल में पक्का, सीधा क्लास 1 सेक्शन 1 में जाएगा। जब वहां खड़े सब लोग मेरे इस धमाके के शाक में डूबे हुए थे, तभी कोने से एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, वो 1 मिनट। जियांग रुओक्सुए अपनी पेंसिल चबाती हुई एकदम रोनी सूरत बनाकर अपना हाथ ऊपर उठा रही थी। प्रिंसिपल दादाजी, मेरा पेपर अभी पूरा नहीं हुआ है। जियांग रुओक्सुए उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे उन खतरनाक फार्मूलाज और ग्राफ्स को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अनपढ़ है। ये रूट क्या होता है? ये वी क्या है? मुझे तो सिर्फ 1+1 आता है। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा और चलकर उसके पास गया। उसके ठीक बगल से गुजरते हुए मैंने अपनी उंगलियों से उसके पेपर पर हल्के से 2 बार टप टप किया। मेरी हरकत इतनी चुपचाप थी कि सिर्फ जियांग रुओक्सुए को ही दिखी। वो MCQ के आंसर्स की जगह थी। जियांग रुओक्सुए की आंखें खुशी से चमक उठी। आखिर अपना भाई ही काम आता है। उसने फटाफट शिर शिर करके सारे आंसर्स भर दिए। प्रिंसिपल यान का मूड अभी इतना मस्त था कि उन्होंने इन छोटी मोटी चीटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जियांग रुओक्सुए का पेपर हाथ में लिया और उस पर एक नजर डाली। बेसिक क्वेश्चंस ठीक हैं,
भले ही हैंडराइटिंग ऐसी है जैसे मुर्गी ने पंजे मारे हों, पर फिर भी पास हो गई है। ठीक है, ये चेन के खातिर तुम भी सेक्शन 1 में एडमिशन ले लो। आगे से अपने बेंचमेट से कुछ ठीक से सीखना। यस, यांग रोक्सुए खुशी से चिल्लाई और उछलकर उसने मुझे गले लगा लिया। चेन चेन भाई जिंदाबाद, हम दोनों क्लास में एक साथ बैठेंगे। एग्जाम पूरा हुआ, सारे पेपर्स और फॉर्म भरने के बाद हम सब लोग स्कूल बिल्डिंग से बाहर आ गए। जैसे ही हम स्कूल गेट पर पहुंचे, हमने देखा कि गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ जमा है। शाओ युआन पापा के माथे पर बल पड़ गए। क्या हो रहा है वहाँ? हमने देखा कि उस हॉन्की गाड़ी के पास 5वीं और 6ठी क्लास के कुछ बड़े लड़के खड़े थे। उनके हाथों में पत्थर थे और वो गाड़ी पर मारने का सोच रहे थे, या शायद वो गाड़ी के पास बैठे हुए कुत्ते पर पत्थर मारना चाहते थे। वो बदमाश बच्चे अपने हाथ में पत्थर उछालते हुए हंस हंस कर आगे बढ़ रहे थे। भाई, ये कुत्ता तो बहुत बड़ा है, पक्का भेड़िया जैसा लग रहा है। इसे मारकर देखते हैं ये काटने की हिम्मत करता है या नहीं। लेइटिंग अभी भी ठीक एक फौजी की तरह चुपचाप बैठा था। उसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन उसके गले से एक बहुत ही गुस्से वाली और भारी घुर्राहट निकल रही थी। वो उन्हें वार्निंग दे रहा था। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों ने उस मोटे लड़के को टारगेट ला कर लिया था जो उनका लीडर था। उसके बॉडी के मसल्स हल्के से टाइट हो गए थे। वो किसी भी सेकंड उन पर झपटने के लिए रेडी था। आजा, अगर तूने मुझे काटा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो मोटा लड़का अभी भी ऐंठ दिखा रहा था। रुक जाओ, यांग रोक्सुए सबसे पहले दौड़कर वहां गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा डागी है। वो भले ही आम दिनों में डरपोक थी, लेकिन अगर किसी ने लेइटिंग को तंग किया तो इसका मतलब उसने मुझे तंग किया, और मुझे तंग किया मतलब उसे तंग किया। ओहो, ये तो क्लास A की नन्ही मुन्नी बच्ची है। उस मोटे लड़के ने यांग रोक्सुए को धक्का दिया। चल भाग यहाँ से, ये हम बड़े बच्चों का एरिया है। यांग रोक्सुए उस धक्के से लड़खड़ा गई और नीचे गिरते गिरते बची। ठीक उसी वक्त एक काले रंग की परछाई किसी बिजली की तरह आगे आई। लेइटिंग ने अपना मूव चल दिया। उसने काटा नहीं, पर वो अपनी जगह से किसी रॉकेट की तरह हवा में उछला और एक ही सेकंड में उस मोटे लड़के के ठीक सामने हवा में आ गया। उसके आगे के दोनों भारी पंजे उस लड़के के कंधों पर थे और उसका वो डरावना खून पीने वाला बड़ा सा मुंह उस लड़के की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था। रोर! कान फाड़ देने वाली एक ऐसी डरावनी गरज, उसके मुंह की वो गर्म और जंगली सांस उस मोटे लड़के के पूरे चेहरे पर पड़ी। उस मोटे लड़के की तो रूह ही कांप गई। उसके पैर डर के मारे जेली की तरह पिघल गए। उसने वहीं खड़े खड़े अपनी पैंट में टॉयलेट कर दी और ढप से जमीन पर गिर गया। बाकी के वो सारे बदमाश बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भाग गए। लेइटिंग ने अपने पंजे वापस लिए, उस मोटे लड़के को देखकर एकदम नफरत वाली सांस अपनी नाक से निकाली और फिर मुड़कर मेरे पास आ गया, जहां मैं ठीक अभी बाहर आया था। एक ही सेकंड में वो वापस एकदम क्यूट और प्यारा सा डागी बन गया। अपनी पूंछ हिला हिलाकर मुझसे शाबाशी मांगने लगा। शाओ युआन पापा ये सब देख रहे थे। उन्होंने लेइटिंग को इस बात के लिए बिल्कुल डांट नहीं लगाई। उन्होंने जमीन पर गिरे उस मोटे बेवकूफ लड़के की तरफ एक ठंडी नजर डाली। याद रखना, आगे से स्कूल में अगर इन दोनों को देखना तो रास्ता बदल लेना, वरना अगली बार ये डागी तुझे सिर्फ डराएगा नहीं। घर वापस जाते वक्त कार के अंदर जोंग रोक्सुए को भले ही धक्का लगा था, पर इस वक्त उसमें फुल जोश और एनर्जी भरी थी। चिनचिन भाई, तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में एकदम हीरो लग रहे थे। उस बुड्ढे आदमी का तो जबड़ा ही जमीन पर गिरने वाला था, और लेइटिंग, उसने जिस स्टाइल से उस मोटे पर हमला किया था ना, वो तो एकदम किसी वार गार्ड जैसा लग रहा था। मैं कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था। मेरे हाथ में वही रफ पेपर था जिस पर मैंने अभी अभी सारे फार्मूलाज लिखे थे। मैं उस पेपर को मोड़कर एक पेपर प्लेन बना रहा था। मुझे अपनी उस पहले वाली कामयाबी और हीरो वाली फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अचानक अपनी आवाज निकाली, रोक्सुए, एक डील करें? आगे जब स्कूल शुरू होगा तुझे मुझे कवर करना होगा। मैंने वो तैयार किया हुआ पेपर प्लेन उसके हाथ में थमा दिया। मैं अपनी क्लास का टाइम यूज करके एक नई ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। मैं लेइटिंग के लिए एक मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन बनाऊंगा। अभी जब उसने उस लड़के पर जंप मारी ना, तो मैंने देखा कि उसके लेफ्ट पीछे वाले पैर की पावर अभी भी थोड़ी अनबैलेंस्ड है। अगर मैं वहां हाइड्रोलिक सपोर्ट लगा दूं तो वो और भी ज्यादा ऊंचा कूद सकेगा। जोंग रोक्सुए ने वो पेपर प्लेन लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और हीरो वाली चमक थी। डन, मैं संभाल लूंगी। अगर टीचर ने गलती से भी तुम्हारी तरफ देखा तो मैं नाटक करके वही बेहोश हो जाऊंगी। शाओ युआन पापा आगे वाली सीट पर बैठे हमारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाए और हंस दिए। उन्होंने कार की खिड़की से बाहर नीले आसमान को देखा। एक नई जिंदगी अब शुरू हो चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। पूरा क्वार्टर गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ बिल्डिंग नंबर A के बेसमेंट में इस वक्त ब्राइट लाइट्स जल रही थी। शेन यानजो पापा वर्क टेबल के सामने बैठे थे। उनके हाथों ने उस थोड़े से जले हुए काले फर्स्ट क्लास मेरिट मेडल को कसकर मुट्ठी में दबा रखा था। उनकी आंखें बिना सोए पूरी तरह लाल हो चुकी थी। साइड में रखे एस्ट्रे में सिगरेट पी के एक छोटा सा पहाड़ बन चुका था। वो ड्रैगन हेड का रहस्यमयी सिग्नल किसी कांटे की तरह उनके दिल में चुभ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें न चैन मिल रहा था न सुकून। अगर बड़े भाई अभी जिंदा हैं तो इस मेडल के अंदर